राज्य का महाअधिवक्ता। 164 पढ़ लिया। अभी तक हमने कोई आर्टिकल छोड़ा है क्या? ठीक है। 165 एडवोकेट, हमने कोई आर्टिकल छोड़ा है क्या? ठीक है। 165 एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट, इसे क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो जैसे आपने वहां पढ़ा था अटॉर्नी जनरल, ऐसे यहां कौन है? एडवोकेट जनरल। क्या है यहां पे? एडवोकेट जनरल। वहां अटॉर्नी जनरल था, तो ये राज्य सरकार का वकील है। किस सरकार का? यानी ही इज द एडवोकेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एडवोकेट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये राज्य सरकार का वकील है, विधि अधिकारी है। ही इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ स्टेट। ये राज्य सरकार का जो गवर्नर है इसकी नियुक्ति करता है, और ये गवर्नर के प्रसाद तक काम करता है, और वहां राष्ट्रपति के प्रसाद तक काम करता है। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? ये राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है, और राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक ही काम करता है। जब चाहेगा राज्यपाल ही हट जाएगा, जब तक चाहेगा रहेगा। या अटॉर्नी जनरल वहां और या एडवोकेट जनरल, दोनों को वेतन न मिलके क्या मिलता है? पारिश्रमिक। क्या मिलता है? पारिश्रमिक मिलता है। इनके लिए वेतन नाम के शब्द का प्रयोग करना ठीक है। इसके पास भी अधिकार होंगे, जैसे उसके पास 88 में अधिकार थे, तो आपको समझना है इसके अधिकार का आर्टिकल आगे आएगा। तो जहां राज्य सरकार के मंत्रियों के अधिकार होंगे, वहीं पर राज्य के एडवोकेट जनरल के अधिकार होंगे। अरे हाँ या ना? ठीक है। तो ये समझ आई बात? नहीं आई? चलिए, सरकारी कार्य का संचालन, जैसे जो राज्य सरकार का कार्य बिजनेस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, ऐसे ही बिजनेस ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट आपने पढ़ा, ऐसे ही राज्य सरकार का कार्य है। अब राज्य सरकार का जो कार्य है वो सारे किस नाम से होंगे? राज्यपाल के नाम से। यानी मुख्यमंत्री जो भी कार्य करेंगे या राज्य सरकार जो भी कार्य करेगी विद द नेम ऑफ द गवर्नर। सेंटर में राष्ट्रपति, राज्यों में राज्यपाल। 167 कहता है कि राज्यपाल का एक मुख्यमंत्री का एक कर्तव्य होगा, और वहां प्रधानमंत्री का था। मुख्यमंत्री का कर्तव्य होगा कि जितनी भी ड्यूटी है, चीफ मिनिस्टर का कर्तव्य है कि वो अपने कार्यों की सूचना किसको दे? किसको दे? तो जो ड्यूटी है ये सीएम की ड्यूटी है। आपसे पूछ लेगा सीएम की ड्यूटी का आर्टिकल कौन सा है? 100 अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं, याद है कि नहीं है? पीएम की ड्यूटी का आर्टिकल कौन सा है? 70 हाँ या ना? कुछ लिंक हो रहा है, कुछ समझ आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज आपको अलग कॉन्फिडेंस आ रहा होगा, हाँ या ना? सच बताना। इसीलिए क्लास जरूरी थी। जरूरी थी नहीं थी? वेरी गुड। चलो भाई आगे बढ़ो। 168 में क्या? राज्य का। अब जो 168 में राज्य का विधानमंडल है, राज्य का विधानमंडल। अभी हम 168 पढ़े नहीं क्या अभी तक? अभी इतने पीछे थे हम। राज्य का विधानमंडल। अब देखो 168 जो है ये राज्य का विधानमंडल है। अगर राज्य के विधानमंडल की मैं बात करूं, जो राज्य का विधानमंडल है, इसमें आपको पता है कि राज्य के विधानमंडल में कहीं पर 2 सदन है और कहीं पर कितना सदन है? कितना सदन है? तो यहां 2 भी सदन हो सकते हैं, 1 भी सदन हो सकता है। आप जानते हैं हमारे देश में जो विधानमंडल है, अब इसके अंदर भाग लेकिन इसके 3 होते हैं। कितने भाग है? इसमें राज्यपाल भी है, विधानसभा भी है और विधान, यानी आप कह सकते हैं 3 चीजें, राज्यपाल और क्या है? विधानसभा और विधान परिषद, यानी स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है, काउंसिल, असेंबली और गवर्नर। अगर जिस स्टेट में काउंसिल नहीं है तो वहां पर सिर्फ विधानसभा होगी। सिंपल। 169 विधान परिषद। देखो आपसे पूछा जाता है कि विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, सिर्फ 6 राज्यों में। कितने राज्यों में? कितने राज्यों में? में विधान परिषद है। आम के बीज यूपी में, आम के बीज यूपी में, यानी आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार। आप लोग शांत रहे, मैं बोल रहा हूं, ऑनलाइन आवाज जाएगी, आप भी सुनो। आम के बीज यूपी में टपके आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार और तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना। तो किसी भी राज्य में विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, ये पता नहीं क्या लिखा है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो उसका सृजन मतलब बनाएगा और हटाएगा कौन? हमारा पार्लियामेंट। किसको पावर है? किसको पावर है?
संसद बनाता है विधान परिषद और संसद हटाता है विधान परिषद। ठीक है, बहुत बढ़िया। 170 में किसका प्रोविजन है? विधानसभा की संरचना। किसका प्रोविजन है? आप विधानसभा की संरचना, जैसे उत्तर प्रदेश से यूपी की विधानसभा, बिहार में तो बिहार की विधानसभा। बिहार विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 200। और उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403। तो विधानसभा जो है उसकी संरचना आपको पता है, विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? कितनी हो सकती है? और न्यूनतम तो मिनिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर्स। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? अब यह आता है विधान परिषद की संरचना। किसकी संरचना? विधान परिषद की संरचना। तो जहां विधान परिषद होगा वहीं के लिए होगा ये। अरे हाँ या ना? अब विधान परिषद में आपको पता है, विधान परिषद में मैक्सिमम नंबर्स कितने हो सकते हैं? विधानसभा का 1/, और मिनिमम कितना है? कितना है? मिनिमम कितना है? मिनिमम 40 है। विधान परिषद, जैसे बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य हैं? 70। बहुत बढ़िया, देखा याद हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। तो यह है विधान परिषद की संरचना। ठीक है, अब इसमें आपको एक और चीज पढ़नी पड़ेगी, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपने पढ़ा होगा कि विधान परिषद में 1/3, मैं बता रहा हूं, आप मत बोलना, 1/3 ये सदस्य होते हैं। कहां से आते हैं? किससे आते हैं? पंचायतों से और किससे आते हैं? पंचायतों से और एमएलए। ठीक है, 1/3। तो एक फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ये आपके काम आएगा। 1/3 और 1/3, यानी 1/3, 1/12, ये आप लोग ग्रेजुएट होते हैं वो लोग, और जो लोग जो होते हैं माध्यमिक शिक्षा के टीचर उनका। और 1/6 की कौन करता है? गवर्नर इनका अपॉइंटमेंट करता है। 1/6 आपसे पूछेगा गवर्नर विधान परिषद में कितने सदस्यों की नियुक्ति करता है? 1/6, उसका टोटल का 1/6। 72 कहता है विधानमंडल की अवधि। अब विधानमंडल की अवधि मतलब जैसे आपने संसद की पढ़ी, तो लोग विधानसभा की या आपने विधानसभा में लिख रखी है 5 साल अवधि है, विधानसभा में होगी। और विधान परिषद की आपको पता है वो निश्चित नहीं है, क्योंकि विधान परिषद आपका स्थायी सदन है। कैसा सदन है? तो विधान परिषद इज अ परमानेंट हाउस। कैसा हाउस है? परमानेंट। 173 विधानमंडल के सदस्यों की योग्यता, क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर लिखा है विधानमंडल। तो अलग अलग बांटेंगे आप। अब देखो, जो विधानसभा है उसका सदस्य की योग्यता के लिए कितनी उम्र चाहिए? और विधान परिषद के लिए कितनी चाहिए? ये 25 साल और ये 30 साल। ये एमएलए के लिए और ये एमएलसी के लिए। किसके लिए? आप लोगों का जोश देख के मेरा गला जो है वो ठीक हो रहा है, यानी गले में अंदर दर्द हो रहा है, लेकिन आपका जोश देख के जो दर्द है ना वो कम हो रहा है। हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन में तूफान मचा हुआ है आज है। सर आर्टिकल 2-3 दिन क्वेश्चन बीपीएससी में आता है, इसलिए इतना याद करना पड़ता है। बेटा नहीं, याद तो देखो बीपीएससी पीटी पे मत जाओ, 2-3 पीटी में आता है, लेकिन मेंस में तो पूरा पेपर लेके बैठे हो आप। अरे हाँ या ना? तो मेंस में तो पूरे 114 नंबर इसी आर्टिकल के बिना आप नहीं लिख सकते मेंस में। नॉट ओनली बीपीएससी बट आल्सो यूपीपीसीएस, आरपीएससी, यूपीएससी, यू कैन नॉट राइट एन आंसर। अब देखो यहाँ कितनी चीजें आपको समझ आई। अब आपसे पूछ लेगा सदस्यों की योग्यता, तो आप आर्टिकल के बिना लिखोगे नहीं ना। तो आपका जोश हाई है या लो है? हाई और जोश। गुड। ऑनलाइन में कितने लोग हमारे साथ हैं अभी? चलिए आइए, बहुत बढ़िया। जोश इज हाई बट लो, बहुत ज्यादा बेहतर। ओके, वेरी गुड। मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन वालों की बात नहीं कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। एप्लीकेशन वाले भी यूट्यूब पे क्लास देख रहे हैं, मुझे लग रहा है आनंद के साथ, दोनों देख रहे हैं। हाई, धुआं, थैंक यू।
चलो सुपर, वेरी हाई। चलिए आइए, अनुच्छेद 174 विधानमंडल का सत्र आरंभ, सत्रावसान और विघटन। ये हमारी क्लास केजीएस आईएएस यूट्यूब पे भी लाइव है। तो केजीएस आईएएस और केएन ग्लोबल स्टडीज अलग अलग चैनल है। तो आप केजीएस खान ग्लोबल स्टडीज पे कितने बच्चे देख रहे हैं और केजीएस आईएएस पे खान ग्लोबल स्टडीज, बहुत बढ़िया। चलिए भाई, चलिए, बहुत बढ़िया। आओ, विधानमंडल का सत्र आरंभ, सत्रावसान और विघटन। देखो, विधानमंडल का सत्र आरंभ कौन करेगा? कौन करेगा? कौन करेगा भाई? इधर ना तुम, हेलो, कौन करेगा? राज्यपाल। एक मिनट रुक जा, कौन, रुक जा, रहने दे। कौन करेगा? छोड़, राज्यपाल करेगा। कौन करेगा? राज्यपाल। तो विधानमंडल का सत्र का आरंभ यानी सम्मन कौन करेगा? राज्यपाल। सत्रावसान कौन करेगा? और डिसोल्यूशन कौन करेगा? कौन करेगा? तो विधानसभा डिसोल्यूट होती है, विधान परिषद तो होता नहीं है। विधानसभा को राज्यपाल करता है। अब राज्यपाल का अभिभाषण, जैसे वह राष्ट्रपति का था, तो अभिभाषण मतलब एड्रेस, एड्रेस मैसेज। तो गवर्नर सामान्य तौर पे, जनरल, कभी भी किसी भी सदन को एड्रेस कर सकता है जनरल तौर पे। आर्टिकल 175 में यू गाइज आर वेरी मच अवेयर, बोलो यस और नो। और आर्टिकल 176 में स्पेशल एड्रेस करता है, राष्ट्रपति के पास शक्ति है, बताओ हाँ या ना? तो यहां राष्ट्रपति के पास है, यहां राज्यपाल के पास है। और ये कब करता है? ये जब करता है एड्रेस स्पेशल, जब आप कह सकते हैं फर्स्ट सेशन होता है, यानी फाइनेंस यानी बजट सेशन में। किसमें करता है? साल का प्रथम सत्र और या आम चुनाव के बाद का प्रथम सत्र। तो आपसे पूछ ले अगर कि राज्यपाल तो कौन सा आर्टिकल, और वहां जाओगे तो 86 पढ़े थे ना अभी? अरे हाँ या ना? ऐसे करके चीजों को लिंक करना है कि राष्ट्रपति कौन से में करता है। तो यहां राष्ट्रपति का 86 था और यहां राष्ट्रपति का 87 था। और यहां पर आपने देखा था कि यहां राष्ट्रपति का जो है ये 85 था, 85 आर्टिकल था, और इसका आर्टिकल 174 है। बोलो हाँ या ना? डनाडन डन डनाडन, बोलो। चलिए लेट्स सी नेक्स्ट, आर्टिकल 177 सदनों के बारे में मंत्रियों महाधिवक्ता का अधिकार, का अधिकार, यानी स्पेशल पावर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मिनिस्टर्स के पास क्या विशेष पावर होती है। और एडवोकेट जनरल जो राज्य का महाधिवक्ता है। अरे हाँ या ना? यानी किसी भी सदन का मेंबर नहीं है, फिर भी सदन में जा सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है और जाके बैठ सकता है, वोट नहीं दे सकता। तो ये 177 में राज्य का है, एडवोकेट जनरल का। और आर्टिकल 88 में आपने पढ़ा अटॉर्नी जनरल का और संघ के मंत्रियों का। तो मैं अब ऐसे जोड़ते चलूं? अरे जोड़ते चलूं, एक साथ डबल फायदा, जोड़ते चलूं। वेरी गुड, गुड, मजा आ रहा चाहिए तुम्हें। ठीक है, अब देखो यहां पर विधानमंडल के अधिकारी, किसके अधिकारी? विधानमंडल के अधिकारी। वहां आपने 88 पढ़ लिया था, अरे हाँ या ना? उसके बाद 89 वहां पे विधानमंडल के अधिकारी शुरू। यहां पर विधानमंडल के अधिकारी 178 में दे रखे, यानी जो विधानमंडल है ना राज्य का, उसमें जो अधिकारी होंगे। अब जैसे विधानसभा का अध्यक्ष होगा और विधानसभा का उपाध्यक्ष होगा। तो विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष होगा, उसे विधानसभा खुद अपने सदस्यों में से चुनेगी। विधानसभा यानी एमएलए अपने सदस्यों में से चुनते हैं, और उपाध्यक्ष को भी। ये बिल्कुल लोकसभा की तरह है, बिल्कुल रेप्लिका है। ये उपाध्यक्ष का पद त्याग से हटाना, अगर उन्हें कैसे हटाते हैं तो आपको पता है, लोकसभा जब विधानसभा हटाती है बिल्कुल लोकसभा की तरह, और ये अपना त्याग पत्र दे सकता है अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। तो लोकसभा, अब यहां तो कोई चक्कर नहीं है, तो विधानसभा अपने को हटाएगी, उपाध्यक्ष को, सीधी बात, अध्यक्ष को भी हटाएगी। अगर इनके, अब ये बात है, अगर अध्यक्ष के रूप में अन्य की शक्ति या कोई और आदमी अध्यक्ष के रूप में काम करेगा तो उसे अध्यक्ष की सारी शक्तियां प्राप्त होंगी। जैसे सिंपल बात है, तो ये बहुत काम का आर्टिकल नहीं है। चलिए आर्टिकल 181 कहता है कि अध्यक्ष के रूप में अन्य की शक्ति उपाध्यक्ष को, देखो 181 ये तो
ये तो आपने 80 में पढ़ा। 181 कहता है कि अगर उपाध्यक्ष को पद से हटाने का संकल्प अगर चल रहा है तो आपको पता है वो अपनी किसी भी बैठक को अध्यक्षता नहीं करेगा, और वो क्या करेगा, सिंपल तरीका से वो अध्यक्षता नहीं करेगा, वो रहेगा सदन में पर वो अध्यक्षता नहीं करेगा, हाउस को प्रिजाइड नहीं करेगा, हाउस को प्रिजाइड नहीं करेगा। 182 क्या आता है, 182, अरे हाँ या ना, 182 आर्टिकल 182, 182। अब सच में ठीक है, 182 जो पहले पढ़ चुके हैं उनका रिवीजन है, ठीक है। 182 182 विधान परिषद सभापति उपसभापति, ठीक है, चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन। यानी जो विधान परिषद होता है ना, विधान परिषद क्या होता है, विधान, तो जो विधान परिषद होता है यानी आप यू कैन से अबाउट द लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके जो सभापति और उपसभापति होते हैं उनका चुनाव तो वो खुद अपने आप ही करते हैं। उनके बारे में वर्णन कर रहा है, खुद अपने आप में से करते हैं। भाई सभापति का चुनाव सभापति की राज्यसभा करती है यानी विधान परिषद करता है, और उपसभापति का भी विधान परिषद ही करता है, अपने सदस्यों में से करते हैं। नवनिर्वाचित लोग अपने सदस्यों में से इसका चुनाव करते हैं। अनुच्छेद 183 सभापति उपसभापति के पद से त्याग पत्र देने या हटाए जाना। तो देखो जो चेयरमैन होता है उसको विधान परिषद यानी काउंसिल हटाती है इफेक्टिव मेजोरिटी से, और उपसभापति को भी हटाती है, सिंपल, हाँ या ना। तो यहां तो कोई चक्कर ही नहीं है, बहुत आसान है ये, अपने आप अपने मेंबर से हटता है। सभापति के रूप में अन्य की शक्ति, अगर कोई अदर आदमी काम कर रहा है तो उसकी पावर क्या होगी, चेयरमैन की जगह पे काम कर रहा है तो बिल्कुल वैसी होगी जैसी चेयरमैन की शक्ति होती है, सिंपल बात, कोई टाइम वेस्ट नहीं इसमें। 185 कहता है कि अगर इसको हटाने का प्रस्ताव चल रहा है तो हटाने का प्रस्ताव आपने देख लिया, आपने लोकसभा में देखा, आपने राज्यसभा में देखा, आपने विधानसभा में देखा, आपने काउंसिल में देखा, हटाने का प्रस्ताव चल रहा है तो वो मीटिंग को प्रिजाइड नहीं कर सकता, अध्यक्षता नहीं कर सकता, बैठ सकता है, भाग ले सकता है, सारे काम कर सकता है, लेकिन प्रिजाइड नहीं कर सकता, सिंपल बात। अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति के वेतन भत्ते, सभी के वेतन, तो इन सभी के जो वेतन भत्ते होते हैं वो आपको पता है, इनके वेतन भत्ते तीसरी अनुसूची किसमें दे रखे, किसमें दे रखे, 3rd शेड्यूल में इनके वेतन भत्तों का जिक्र है। तीसरी, तुमने पिछली बार गलत करा दिया इसका मतलब, अच्छा शपथ था, ओ सॉरी, शपथ पे चला गया, मैं भी शपथ पे चला गया। ये वेतन है क्या, ये तो वेतन कौन सी है, और शपथ किसमें है, शपथ किसमें, तो जहां शपथ आएगी वह कौन सी है, और वेतन आएगा दूसरी, बहुत सिंपल। विधानमंडल सचिवालय, तो जैसे लोकसभा का सचिवालय ऐसे किसका सचिवालय होता है, विधानसभा सचिवालय की वैकेंसी निकलती है, और विधान परिषद सचिवालय, इन दोनों का सचिवालय तो जैसे संसद का सचिवालय। तो आपने क्या नोटिस किया कि जैसे संसद है सेम है कि नहीं है, कोई अंतर है, सेम है, कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सेम है। चलिए अगली चीज, 188 में सदस्यों की शपथ, 188 में सदस्यों की, अब जो शपथ है वो कौन सी अनुसूची में, शपथ कौन सी अनुसूची में, कौन सी में, तीसरी में क्या है इनकी, तीसरी में क्या है इनकी शपथ। अनुसूचियों को एक बार आप याद कर लें, फॉर एग्जाम्पल पहली में भारत के संघ और राज्य क्षेत्र, दूसरी में क्या है आपकी वेतन, तीसरी में शपथ, चौथी में राज्यसभा का बंटवारा, 5वीं अनुसूचित क्षेत्र जनजातीय क्षेत्र, 6वीं में असम मेघालय त्रिपुरा, यही ना, 7वीं में डिवीजन ऑफ पावर्स, 8वीं में 22 भाषाएं, 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी, 10वीं में एंटी डिफेक्शन। ठीक है, बहुत बढ़िया, गुड, ध्यान से सुने बच्चों, एक बार सुने। 189 सदन की गणपूर्ति, सदन की क्या लिखी है, संसद का कोरम अलग है और यहां का कोरम क्या है। एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं, कोरम कितना होता है, 1/10 मिनिमम क्या होता है, कोरम होता है, 1/10 होना चाहिए। अच्छा 1/10 क्या होगा, मिनिमम कोरम होगा। अब लेकिन यहां पर देखेंगे
स्थगन रिक्त होना, किसी का स्थान रिक्त है, आर्टिकल वैकेंसी का रिक्त होना। सो कोई आदमी 60 दिन तक नहीं आएगा, अगर हाउस का कोई मेंबर है वो लगातार 60 दिन तक एब्सेंट रहेगा। 60 वर्किंग डेज, 50 कैसे डेज, यानी 60 कार्य दिवस, कैसे दिवस, अगर 60 कार्य दिवस कोई एब्सेंट रहेगा, कोई नहीं आएगा, 60 वर्किंग डेज कोई नहीं आएगा, एब्सेंट रहेगा, तो आप कह सकते हैं उसका क्या है, काम तमाम, काम तमाम। और या वो किसी 2 सदनों का सदस्य बन गया तो उसे एक से अपने सदस्यता को त्याग पत्र देना पड़ेगा। 191 कहता है सदस्यों की अयोग्यता, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। सपोज कोई आदमी पागल है, दिवालिया है, उसके अकॉर्डिंग है ये, ठीक है। डिसीजन ऑफ गवर्नर, विनिश्चय कौन करेगा, सदस्यों की अयोग्यता का विनिश्चय कौन करेगा, और संसद में कौन करता है, राष्ट्रपति। और यहां कौन करता है, यहां कौन करता है, यहां गवर्नर करता है और राष्ट्रपति करता है। बिना शपथ के कोई आदमी अगर एंट्री कर जाएगा तो लोकसभा की तरह यहां पर क्या देना पड़ेगा, फाइन। क्या देना पड़ेगा, क्या देना पड़ेगा, बिना शपथ के कोई एंट्री करेगा तो फाइन का प्रावधान है, उसके लिए क्या देना पड़ता है, फाइन। कितने रुपए का फाइन है, ऑनलाइन वाले कमेंट करके बताएं कितने % का फाइन है। मैं सेल्फ स्टडी करने वाला साधारण सा छात्र प्रिय, तुम बड़ी कोचिंग में पढ़ने वाली बड़ी क्वीन प्रिय। ऐसा नहीं है, आया पढ़ ले सही से। अब विधायक का विशेष अधिकार, किसका विशेष अधिकार, विधायक का नहीं, मतलब जो लेजिस्लेटिव हुए, जैसे संसद के सदस्यों का कौन से आर्टिकल में था, 100 और विधायिका का 100, संसद 105, विधायिका 100। वेतन भत्ते, अगर बात करें कि इनके जो वेतन भत्ते होंगे, अलाउंसेस दिए जाएंगे, उसके बारे में लॉ बनाएगा विधानमंडल। कौन बनाएगा, तो राज्य विधानमंडल के सदस्यों के वेतन के बारे में कानून, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल। स्मूथ चल रहा है, स्मूथ। 196 कहता है विधेयक का प्रस्तावित करना, बिल प्रपोज, यानी कोई विधेयक जो आता है, साधारण विधेयक, जैसे वहां आपने पढ़ा आर्टिकल, कोई विधेयक जो आता है साधारण विधेयक है तो किसी भी सदन में पेश हो सकता है। अरे हाँ या ना, विधेयक का सदन में पेश होना ये आपको समझना है, बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। धन विधेयक से विधेयकों पर विधान परिषद की शक्तियों पर रोक। देखो एक बात समझो, विधान परिषद के पास आपने वहां पढ़ा और यहां पढ़ा, वहां राज्यसभा किसी धन विधेयक को सिर्फ 14 दिन तक रोक के रख सकती है, या विधान परिषद 3 महीना। कितना समय, कितना समय, कितना समय, ये दोनों में डिफरेंस है। विधान परिषद किसी विधेयक को रोक के रख सकती है, धन विधेयक के अलावा विधान परिषद की शक्तियां कॉमन होती है। संविधान में संशोधन ये करते नहीं है, लेकिन धन विधेयक जो है उस पर आप कह सकते हैं दोनों की शक्तियां अलग अलग है, बाकी सब पर समान है, बराबर है। बहुत सिंपल बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। धन विधेयक की प्रक्रिया, यहां धन विधेयक का प्रोसेस कौन से आर्टिकल में, राज्य का धन विधेयक, और वहां का केंद्र का 100 और धन विधेयक 199। 100 राज्य का धन विधेयक कौन से आर्टिकल में, और केंद्र का 100, केंद्र का 100 धन विधेयक, राज्य का 199 और केंद्र का 100, केंद्र का 110। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आर्टिकल 200 विधेयकों पर अनुमति, वहां 111 में देता है राष्ट्रपति, और ये कौन से में देता है, राज्यपाल। कौन से में देता है, राज्यपाल किसी विधेयक पे अनुमति हां कर सकता है, ना कर सकता है, या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित। मैंने एक बात आपको बार बार पढ़ाई थी, बहुत सारे बच्चों को गलतफहमी होती है, 201 से गलतफहमी नहीं करनी। याद रखना है कि किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए राज्यपाल आरक्षित करता है, तो आरक्षित करने का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल है अनुच्छेद 200। अनुच्छेद कौन सा है, रिजर्व करता है, तो आर्टिकल कौन सा है, 200। अब जो राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आ जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति निर्णय लेता है, वो आर्टिकल कौन सा है, 200।
201। इसमें राष्ट्रपति ये बताता है कि जो विधेयक है उस पर राष्ट्रपति को क्या करना है। अगर राज्य का कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास गया तो राष्ट्रपति उस पर क्या क्या कार्य कर सकता है, वापस कर सकता है, 1 बार, 2 बार, 4 बार, जितनी बार चाहेंगे उसके पास पूरी की पूरी पावर है। वैसे मुझे अभी तक ये लग रहा है कि सब आपने पढ़ा है, हाँ या ना, हाँ या ना। तो आप ये कह रहे थे कि सर अनुच्छेद एक तरफ से नहीं, पर आपने पढ़ लिए हैं सारे आर्टिकल्स ज्यादातर है। हरे कृष्णा, ठीक है। क्या हो रहा है? सिस्टम चला रहा है, सिस्टम फाड़ दिया आज है। क्या कर दिया सिस्टम? क्या कर दिया? सिस्टम फाड़ दिया है। आर्टिकल 202, आर्टिकल 202 जो है, ये आपको पता है कि ये बजट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसका? राज्य। ठीक है, चलो भाई, लेट मी ग्लास तो मंगवाओ पानी के लिए, दोनों ग्लास गंदे हो चुके हैं। ठीक है, ठीक है भाई, आप ऑनलाइन विद्यार्थी जुड़ी रहे, ऑनलाइन जुड़े रहे। एक बार मैं थोड़ा सा गरारा कर लूं, ठीक है? ऑनलाइन जुड़े रहे सही विद्यार्थी। आवाज बंद कर दूं, गरारे की आवाज भी सुनोगे? यानी आधा हो चुके हैं, हाँ या ना? आधे हो चुके हैं, हाँ या ना? चलिए आइए, तो जो राज्य का बजट है वो कौन से आर्टिकल में? 202 अनुच्छेद 203 में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया। देखो, प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया, जैसे जो बजट होता है उसमें जो डिमांड होती है, जैसे केंद्र सरकार में वैसे ही राज्य सरकार में भी है। अरे हाँ या ना? तो ये आपके काम का नहीं है, डिमांड्स की जो होती है उसके बारे में। और जब विधेयक पारित होता है तो विनियोग विधेयक क्या पारित होता है? अप्रोप्रिएशन बिल। जैसे केंद्र में पास होता है वैसे राज्यों में कौन सा विधेयक पारित होता है? एप्रोप्रिएशन बिल, इसे कहते हैं विनियोग विधेयक। अब आती है अनुपूरक अतिरिक्त मांग। अनुपूरक और अतिरिक्त मांग, सप्लीमेंट्री ग्रांट, एडिशनल ग्रांट। तो जैसे आपने वहां देखा केंद्र में, वैसे ही आप कहां देख रहे हैं? राज्यों में। सप्लीमेंट्री ग्रांट, अनुपूरक ग्रांट मांग क्या होती है? आप ये मान के चलो कि आपने कोई चीज डिमांड करी, पैसे लिए आपने बजट में, पैसे कम पड़ गए, ठीक है? तो सप्लीमेंट्री ग्रांट, कोई नई सर्विस बढ़ गई तो एडिशनल ग्रांट, आपको पता ही है। अरे हाँ या ना? तो ये ग्रांट फॉर अकाउंट, ग्रांट फॉर क्रेडिट है, एक्सेप्शन है जो बता रखे। ये फाइनेंस बिल के लेखा अनुदान है, बजट पेश होने में लेट हो गए तो पैसा सरकार को चाहिए, उसके बारे में वर्णन है। तो वहां और यहां एक ही बात है, आपको ज्यादा नहीं पढ़ना। यहां का वित्त विधेयक 207 में और वहां का वित्त विधेयक 117। बहुत सिंपल बात है। चलिए, वित्त विधेयक के बारे में प्रोविजन हो गया। आर्टिकल 208 अनुच्छेद प्रक्रिया, आर्टिकल रूल्स ऑफ प्रोसीजर, यानी सदन की प्रक्रिया कैसे चलेगी। जैसे वहां 118 में आप देख रहे थे, ऐसे यहां सदन की प्रक्रिया कैसे कैसे चलेगी उसके बारे में यहां नियम बने हुए हैं। वित्तीय प्रक्रिया, जो सदन के वित्त के कार्य चलेंगे, फाइनेंशियल कार्य कैसे होंगे, ये काम का नहीं है। ये काम का है कि जो राज्य के विधानमंडल हैं उनकी भाषा क्या होगी। तो वहां हिंदी अंग्रेजी है और यहां हर राज्य की विधानमंडल की जो भाषा होगी वो उस राज्य का विधानमंडल अपना तय कर सकता है। जैसे बिहार में हिंदी और उर्दू है, हाँ या ना? ठीक है, ऐसी अलग राज्य में, उत्तर प्रदेश में भी है सेम। और ये आर्टिकल 212 बताता है चर्चा पर रोक, कि जो सदन में चर्चा होगी, यानी जो विधानमंडल है, जो लेजिस्लेटिव जो हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली जो भी है, मैं दोनों की बात कर लेता हूं, काउंसिल असेंबली, दोनों में जो चर्चा होगी उस पर न्यायालय में नहीं कोई मामला जाएगा, ना सुप्रीम कोर्ट ना हाई कोर्ट, इस पे क्या है? रोक है। और ना न्यायालय इस कार्रवाई के खिलाफ कोई भी मुकदमा या जांच करेगा, ये इम्यूनिटी है। तो ये समझ गए नहीं समझे? ये वहां भी थी और कुछ समझ आया कि दोनों बातें एक जैसी हैं, हाँ या ना? ये प्रॉपर रेप्लिका है, वहां भी है और यहां भी है, वहां भी है और यहां भी है, सेम बात है, कोई अंतर
नहीं है। वहां था राज्यपाल की विधायी शक्ति अध्यादेश, और वहां पे क्या था, राष्ट्रपति की। यानी यहां राष्ट्रपति के पास ऑर्डिनेंस है, राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 123 में, और वहां सॉरी राज्यपाल का ऑर्डिनेंस आर्टिकल 200, और राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस कौन से आर्टिकल में था, 100 ऑर्डिनेंस, जो अधिकतम कितने महीने के लिए, कितने महीना, अगर सदन आ जाए तो कितने वीक चलेगा, 6, अगर सदन वापस आ जाए तो कितने सप्ताह चलता है, और 6 सप्ताह, वैसे कितने महीने का है, 6 महीने का। तो इसके विधेयक के बारे में आर्टिकल 214। अब आता है हाई कोर्ट, क्या आ गया, अब थोड़ी शांति सी मिल रही है ना, है क्या कह रहे हो, क्या कह रहा है? मैं नहीं, खाने की जरूरत नहीं है। आज आपकी क्लास के लिए जो है पूरी मेहनत के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, क्या हो सकता है भगवान मेरी इस बात से खुश हो कि आप सभी को पास करा दे, ठीक है। चलिए, यहां लिखा है राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। तो ये मान के चलो कि हमारे देश में पत्नी अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत करती है, हाँ या ना। तो आज मैंने सुबह सिर्फ ब्रेकफास्ट में कुछ नहीं खाया, फ्रूट्स खाए, तो ये मान लो कि आज तुम्हारी सफलता के लिए मेरा व्रत। चलो, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट देखो, हाई कोर्ट की जो स्थापना है वो आर्टिकल 214 में, किसमें, आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट की स्थापना है। हाई कोर्ट की स्थापना कौन से आर्टिकल में दी गई है, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट, ये 214 में है कि हाई कोर्ट की स्थापना करी जाएगी। 214 आर्टिकल इसके बारे में बोलता है। अब 214 में हाई कोर्ट की स्थापना है, 215 में हाई कोर्ट जो है ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। जैसे सुप्रीम कोर्ट था वैसे हाई कोर्ट भी क्या है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। हाई कोर्ट के जितने भी डिसीजंस आएंगे ये सारे डिसीजंस हमेशा कंपाइल्ड किए जाएंगे, एंड दीज डिसीजंस ऑफ हाई कोर्ट जो है ये हमेशा रखे जाएंगे। यानी ये जो है आगे की सर्विस, आगे की जितने भी जुडिशियल जजमेंट होंगे उसमें एज ए रेफरेंस प्रयोग किए जाएंगे। तो हाई कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। उच्च न्यायालय का गठन, उच्च न्यायालय का गठन, अब ये यहां क्या कह रहा है, राज्यों के लिए उच्च न्यायालय, तो प्रत्येक राज्य के लिए अपना उच्च न्यायालय होगा। यह भी हो सकता है कि 2 राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट हो, कॉमन हाई कोर्ट हो। ऐसे बहुत सारे राज्य जिनके लिए कॉमन हाई कोर्ट है, कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है। यहां कहता है उच्च न्यायालय का गठन, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। न्यायाधीशों की नियुक्ति की पद की शर्तें, आर्टिकल 217 बताता है अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ द हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। कौन करता है, कौन करता है, राज्यपाल नहीं करता। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। गलती से कभी राज्यपाल मत कर देना, राष्ट्रपति इनका अपॉइंटमेंट करता है। इनकी क्वालिफिकेशंस आप लोग जानते हैं, इनकी क्वालिफिकेशंस बेसिक हैं। आप ये कह सकते हैं जैसे वहां था तो यहां आप कह सकते हैं कि कोई हाई कोर्ट में जज वो बनेगा जो हाई कोर्ट में वकील वगैरह रहा हो। 218 आर्टिकल कहता है सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों का हाई कोर्ट पर लागू होना, यानी प्रोविजंस ऑफ द हाई कोर्ट अप्लाई टू। सुप्रीम कोर्ट के जो प्रोविजंस थे वो हाई कोर्ट पे भी लागू होते हैं कुछ कुछ चीजों में। ये आपका काम का नहीं है, सब्जेक्शन है, आप इसे छोड़ सकते हैं। आर्टिकल 218 के बाद बीच में कोई गायब हो गया क्या, 19-20 गायब हो गए हैं, 20, 21, 22। चलो कुछ कुछ आर्टिकल को छोड़ भी दो। बेसिस बेट, ठीक है, कुछ कुछ आर्टिकल्स को हो सकता है कि जो है मैंने छोड़ दिया हो, है वही पूछ लेगा। अब फिलो में मेरा जो दिमाग है, एक मिनट रुको, 219 ना, मैं अपनी पीडीएफ चेक करता हूं। इस पीडीएफ में है कि गायब हो गए, वाकई में कहां तक पहुंच गया हूं, 200। ये कुछ कुछ आर्टिकल इसमें से गायब हो गए। नहीं, मैं सारे आर्टिकल कवर करके लाया था। हाँ, 21 और 22 कुछ कुछ आर्टिकल निरसरित भी हैं जो हट गए।
ठीक है, उसमें नहीं है वो 21-22 वो नहीं है, 19-20 नहीं है, वो नहीं है, ठीक है। चलिए सिंपल समझे, आगे आओ। 221 आर्टिकल वेजेस के बारे में बताता है कि इनको वेतन क्या मिलेगा। तो जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज हैं, इनका वेतन कहां से मिलता है? जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसे हम छोड़ सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम छोड़ सकते हैं, थोड़ा बहुत, हर चीज कवर नहीं करनी, हर चीज कवर नहीं करनी। तो 218 कंप्लीट कर दिया हमने, बहुत बढ़िया। 218 हमने कंप्लीट कर लिया है, प्रावधान हाईकोर्ट पर लागू होंगे। 221 कहता है इनका जो वेतन होगा वो राज्य सरकार देगी, राज्य की संचय निधि। लेकिन पेंशन कौन देगी? पेंशन कौन देगी? पेंशन कौन देगी? हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर हो सकता है, हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर। खांसी होगी सबको, पानी पिलाओ, इसे पानी पिलाओ। हाई कोर्ट के जजों को ट्रांसफर हो सकता है, क्या हो सकता है? हाई कोर्ट के जजों का ट्रांसफर कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? प्रेसिडेंट जो है हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर करता है। तो हाई कोर्ट के जज ट्रांसफर हो जाते हैं, इसीलिए इनका जो वो है ना वेतन जो है वो राज्य सरकार देती है, और इनकी पेंशन जो है वो केंद्र सरकार देती है। बिकॉज ए ट्रांसफरेबल जॉब, इनका ट्रांसफर हो सकता है, बड़ी सिंपल भाषा में आप कह सकते हो। इसकी खांसी देख के मुझे खांसी आ गई। मुझे लगता है खांसी का वायरस चल रहा है यहां पर। चलिए अब आता है कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति। कार्यवाहक मुख्य, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग जस्टिस हाई कोर्ट। एक्टिंग और जस्टिस ऑफ किसका? तो हाई कोर्ट का जो एक्टिंग जस्टिस है, हाई कोर्ट का जो एक्टिंग जस्टिस है उसकी नियुक्ति कौन करता है यहां पे? अरे एक्टिंग जस्टिस, हाँ या ना? और यहां पर जो ये जो है इनकी नियुक्ति कौन करेगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। कौन करेगा? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश करता है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, बड़ी सिंपल भाषा में। ये आपके में लिखा नहीं लिखा? आपके में नहीं है, नहीं होगा ना ये बहुत, हाँ, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट है भी नहीं है। अगली बात, सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की नियुक्ति। रिटायर्ड जज, कैसे जज? तो जो रिटायर्ड जज होते हैं, रिटायर्ड जज की नियुक्ति करी जाती है। रिटायर्ड जज की नियुक्ति होती है, वो भी कौन करता है? हाई कोर्ट का जज करता है। कौन करता है? हाई कोर्ट का जज जो है रिटायर्ड जजों की नियुक्ति करता है। भाई अब मैं गया थक, वो कहां, चाय नहीं मंगाई थी क्या? कहीं जाना नहीं है, बैठे रहो। ये ठंडी चाय, आ जाओ। उच्च न्यायालयों की अधिकारता, उच्च न्यायालयों की अधिकारता, जो हाई कोर्ट होते हैं उनकी अधिकारता। तो हाई कोर्ट की अधिकारता कहां तक होगी? अधिकार का जुडिक्शन कहां तक होगा? राज्य तक होगा। अरे हाँ, यहां भाई यूपी की हाई कोर्ट की अधिकारता कहां तक होगी? और बिहार के हाई कोर्ट की अधिकारता, बिहार के की, तो अधिकार जो हाई कोर्ट का जुडिक्शन है वो एरिया तक होता है, और भारत वाले का पूरे भारत के क्षेत्र तक। चलिए बहुत बढ़िया। हाई कोर्ट की रिट निकालने की शक्ति 200, हाई कोर्ट रिट जारी कर सकता है। देखो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अंतर है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए करता है 32 में, और हाई कोर्ट सभी राइट के लिए, सभी प्रकार के। तो हाई कोर्ट की रिट जुडिक्शन बड़ी है, हाँ या ना? और सुप्रीम कोर्ट की कैसी है? कैसी है? छोटी। तो हाई कोर्ट की रिट निकालने की शक्ति बड़ी है, सुप्रीम कोर्ट की छोटी है। चलिए अनुच्छेद 227 कहता है सभी न्यायालयों के अधीक्षण की हाई कोर्ट की पावर। देखो हाई कोर्ट अपने नीचे के जितने लोअर कोर्ट हैं, जैसे स्थानीय न्यायालय, जिला न्यायालय, इन सब कोर्ट्स का
जो हाईकोर्ट के पास पावर है, हाईकोर्ट के अंडर सुपरिटेंडेंट कर सकता है, यह आपको मैंने बताया है, आप भी समझ लेंगे यहां, यह हाईकोर्ट के पास पूरी पूरी पावर है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जैसे हाईकोर्ट रिव्यू करता है जो नीचे के कोर्ट है उनका, जो लोअर कोर्ट है स्थानीय न्यायालय। कुछ मामलों में हाईकोर्ट का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ सर्टेन केसेस टू हाईकोर्ट, यानी नीचे के मामले हाईकोर्ट जाते हैं और हाईकोर्ट के मामले सुप्रीम कोर्ट। हाईकोर्ट के अधिकारी, सेवकों, ऑफिसर, सर्वेंट, इनके बारे में तो हाईकोर्ट अपने अधिकारियों की नियुक्ति खुद करता है। आपने देखा होगा पटना हाईकोर्ट की वैकेंसी निकलती है तो पटना हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, हाईकोर्ट अपने सेवकों की नौकरियों के लिए खुद करता है। तो हाईकोर्ट के पास पूरी पूरी पावर है। अभी भाग क्या चल रहा है हमारा 6, अनुच्छेद 230 हाईकोर्ट की विस्तार अधिकारिता यूटी पर, हाईकोर्ट की टू एक्सटेंशन अथॉरिटी विद यूटी। देखो हाईकोर्ट का जो एक हाईकोर्ट है ना, उसका क्षेत्राधिकार यूनियन टेरिटरी तक। जैसे आपने देखा है बहुत सारे हाईकोर्ट दे कॉमनली शेयर करते हैं यूनियन टेरिटरी के साथ, हाईकोर्ट का वो होता है जैसे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, ठीक है, देखा आपने बॉम्बे हाईकोर्ट, हाँ या ना, कलकत्ता हाईकोर्ट, हाँ या ना, बहुत बढ़िया। 231 में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाईकोर्ट की स्थापना हो सकती है, वन कैन बी अ कॉमन हाईकोर्ट। तो वहां ऊपर वाला जो पहला आर्टिकल था 214, उसमें सिर्फ हाईकोर्ट की स्थापना थी, और कॉमन हाईकोर्ट 231 आर्टिकल में, इस बात को थोड़ा गौर कर लेंगे। कॉमन हाईकोर्ट कौन से आर्टिकल में? 231 में कॉमन हाईकोर्ट है। कॉमन मतलब कॉमन, एक हाईकोर्ट। 2 से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाईकोर्ट हो सकता है, दे कैन बी अ कॉमन हाईकोर्ट। तो जैसे कॉमन हाईकोर्ट भारत में आपने देखा बहुत सारे, पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ मैंने बोला, कलकत्ता हाईकोर्ट, मद्रास हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट, गुवाहाटी हाईकोर्ट, ये सब हाईकोर्ट। चलिए अगला, ये 232 निरसरत मतलब है ये हट गया आर्टिकल, वर्तमान में आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों के अनुच्छेद यानी लोअर कोर्ट, कौन से कोर्ट आगे, कौन से कोर्ट आगे? लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट के जो आर्टिकल हैं 233, जिला न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति यानी अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस बाय द गवर्नर। देखो जो डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट करता है, तो गवर्नर क्या करेगा, ठीक है। देन द गवर्नर अपॉइंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। बहुत बढ़िया, अच्छे से प्रकार समझ लेंगे। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। न्यायिक सेवा में डीजे से भिन्न जो डिस्ट्रिक्ट जज है, एक तो हो गया डीजे बन जाता है डिस्ट्रिक्ट जज, एक होता है अदर जजेस। जैसे आप बिहार जुडिशियल सर्विसेज, उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज का जो एग्जाम पास करके जाते हो, वो एग्जाम पास करने के बाद यू गॉट अपॉइंटेड, तो आपका अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए, अधीनस्थ न्यायालयों के पर नियंत्रण, हाई कोर्ट जो है वो लोअर कोर्ट के ऊपर अपना नियंत्रण रखता है, कंट्रोल रखता है। लोअर कोर्ट हमेशा उसी के अंडर काम करते हैं, उसी के नीचे काम करते हैं। अरे हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्या टाइम हो गया? 4 बज गए, ठीक है, 4 या 5, ठीक है। अनुच्छेद 236, देखो जिला न्यायाधीश न्यायिक सेवा के बारे में, इंटरप्रिटेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस जुडिशियल सर्विसेज, वो पावर करने की, यानी जिला न्यायाधीश कैसे कैसे काम करेंगे, क्या क्या चीजें होंगी, उसके बारे में। ये आपके बहुत काम का नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो, आप इसे हटा सकते हो। चलिए आइए आगे बढ़ते। कुछ वर्ग के लिए मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के प्रावधानों का लागू होना, राज्यपाल लोक अधिसूचना द्वारा नियत तारीख से। देखो ये आर्टिकल क्या कहता है, समझ में नहीं आया नहीं आर्टिकल? ये आर्टिकल ये कहता है कि मजिस्ट्रेट कई प्रकार के होते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि हर आदमी जो जज मजिस्ट्रेट होता है वो जज नहीं होता, हाँ या ना भाई? मजिस्ट्रेट किसे कहते हैं? दंडा अधिकारी। किसे कहते हैं? तो दंडा अधिकारी, जैसे मैंने आपको बताया, दंडा अधिकारी कोई भी बन सकता है। जैसे कि कोई, फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि कोई कभी कभी फ्लैंग आती है, फ्लैंग में मजिस्ट्रेट होता है, किसी प्रोफेसर को बना देते हैं, टीचर को बना देते हैं। तो मजिस्ट्रेट जो आदमी बनेगा, मजिस्ट्रेट की जिसको पावर दी जाएंगी, उसके बारे में अधिसूचना और नियम बनाने का पावर गवर्नर को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? गवर्नर को प्राप्त है। छोटी सी बात है, आपके बहुत काम की है नहीं, ठीक है। अब आता है भाग 7। क्या आता है? भाग 7। देखो भाग 7 में जो फोटो लगा है
ये आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें एक सेना टाइप की है जो जा रही है, एक दरबार सा है। ये बाघ 7 जो है निरसरित हो चुका है। निरसरित मतलब इसे क्या कर दिया गया, क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। देखो हमारे देश में जब राज्य बने थे ना, तो राज्य दो प्रकार से बने थे। कुछ राज्य ऐसे थे जो पहले देसी रियासत थे, उन्हें बाद में राज्य बनाया गया था, उसके लिए बाघ 7 था। तो इसे हमने क्या कर दिया, हटा दिया। इसको हमने 7वें संविधान संशोधन से, अमेंडमेंट के द्वारा 1956 से हमारे संविधान से हटा दिया। तो बाघ 7 अभी नहीं है। आइए अब आता है भाग 8, यूनियन टेरिटरीज। क्या आता है, यूनियन टेरिटरी। क्या आता है, यूनियन टेरिटरी। तो भाग 7 हट गया, भाग क्या आता है, 8 आता है। भाग क्या आता है, 8। भाग 8 है चाय, ओके। डोंट एक्स्ट्रा कमेंट। अब्दुल कलाम कह रहे हैं अब हम लोगों का क्या होगा, आपने तो ये फोटो किसका है, भाग 8 पे किसका फोटो लगा है, ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है, नो ब्रेक, सिर्फ चाय पी रहा हूं मैं। अच्छा ऐसा भी हो रहा है। चलिए भाई आइए लेट्स स्टार्ट, आइए शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। आइए भाग 8 किसके बारे में बात करता है, यूनियन टेरिटरीज। किसके बारे में, यूनियन। अगर आपसे पूछे कि यूनियन टेरिटरीज के जो आर्टिकल है, यूनियन टेरिटोरीज के जो आर्टिकल है वो कितने से कितने बीच में, 239 से 200, 239 से 242। इस पर आप देखेंगे हनुमान जी जो है इनका फोटो लगा हुआ है। चलो ये जो भी है लेकिन ये फोटो है। आप आइए आगे बढ़े। संघराज्य क्षेत्रों का प्रशासन 239 बोलता है कि यूनियन टेरिटरीज का प्रशासन कैसे होगा। बहुत बढ़िया, बताऊंगा इन क्वेश्चनों के बाद में, अभी फ्लो में चलने दो। चलो 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, दो यूनियन टेरिटरीज है उनका प्रशासन कौन करेगा। देखो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज करने की पावर किसके पास है, किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कौन करता है, राष्ट्रपति के पास पूरी शक्ति प्राप्त है। यूटी के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद दोनों का सर्जन संसद विधि द्वारा। देखो यहां पर क्या लिखा है, यहां पर समझना एक अंतर है। ये आर्टिकल 239 ए जो कह रहा है, ये कह रहा है, ये 239 ए एक्ट ये कह रहा है यूनियन टेरिटरीज के लिए पार्लियामेंट जो है वो विधानमंडल बना देगा। इसमें दिल्ली नहीं है, याद रहे, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। इसमें सिर्फ पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर है, इसमें दिल्ली का जो आर्टिकल है कि कोई भी यूनियन टेरिटरी है। अब देखो हर यूनियन टेरिटरी में तो विधानमंडल नहीं है, दिल्ली में है, पुडुचेरी में है और जम्मू कश्मीर में है। तो हर यूनियन टेरिटरी में विधानमंडल नहीं है, तो विधानमंडल बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट बना देता है। लेकिन ये सिर्फ आर्टिकल 239 ए है, और 239 ए बताता है कि दिल्ली के संबंध में, किसके संबंध में, कि दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान के 69वें संविधान संशोधन किया गया 1991 में, कि इसमें द्वारा जो दिल्ली है उसके विशेष प्रावधान है। इसे नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी कहते हैं। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना। तो दिल्ली के बारे में जो विशेष प्रावधान है इसमें किए गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। दिल्ली में विधानमंडल है और दिल्ली में विधानसभा है, सॉरी क्या है, विधानसभा,
और दिल्ली एकमात्र ऐसी यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। क्या है खुद का? दिल्ली हाई कोर्ट। अरे हाँ या ना? चलिए, संवैधानिक तंत्र की विफलता के उपबंध कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल तंत्र, अब समझना मेरी बात ध्यान से, 239 भी ये कहता है कि जैसे राज्यों में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में और केंद्र में 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, ऐसे ही अगर दिल्ली में या किसी यूनियन टेरिटरीज में अगर वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट नहीं चल रही है तो वो 239 बी में है। ये अलग बात है। कुछ नई जानकारी है कि नहीं है? हाँ या ना? कि अगर यहां नहीं है तो 239 बी में आता है, 239 बी में आता है। बहुत सिंपल बात समझ रही है। अनुच्छेद 239 ए बी, ए बी, यस, 239 ए बी है ये, सॉरी 239 ए बी, 239 ए बी। अच्छा, ए इसमें से गायब कर रखा है क्या? वो थोड़ा सा क्या है ना कि ये पीपीटी फाइल इतनी हैवी है कि हमें लग रहा है कि ये कुछ 239 ए बी। अब 239 बी यहां क्या आता है? 239 बी के प्रशासक द्वारा अध्यादेश, प्रशासक द्वारा यानी अध्यादेश के बारे में आपने कितने आर्टिकल पढ़े? देखो, एक तो राष्ट्रपति करता है। अगर आपसे पूछे कि प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस इश्यू होता है तो यहां आर्टिकल कौन सा था? 100 के प्रेसिडेंट जो है ये ऑर्डिनेंस इश्यू करता है तो इसका जो आर्टिकल 123 था, बोलो यस और नो। और अगर सेम बात करेंगे हम यहां वी विल डिस्कस हियर कि अगर यहां बात करें जो गवर्नर है तो गवर्नर इश्यू करता है ऑर्डिनेंस, आर्टिकल कौन सा है? 200। और ऐसी एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है? प्रशासक। एडमिनिस्ट्रेटर जो है प्रशासक या लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भी हो जाएगा वो करेगा 239 बी, 239 बी। तो अंतर है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? कुछ समझ आया? बहुत बढ़िया। 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए विनिमय बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति। द स्पेशल पावर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ही कैन मेक सर्टेन रेगुलेशन फॉर द यूनियन टेरिटरीज। कुछ विशेष संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राष्ट्रपति के पास पावर है कि प्रेसिडेंट उनके लिए रेगुलेशन बना सकते, विधि बना सकते हैं। राष्ट्रपति उनके लिए रेगुलेशन के लिए विधियां बना सकते हैं। ये राष्ट्रपति के पास पूरी शक्ति प्राप्त है। संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय, संघ राज्य क्षेत्रों के उच्च न्यायालय के संसद विधि। अब संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय यानी पार्लियामेंट लॉ बना के हर राज्य के लिए उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट वगैरह जो है ये बना सकता है, वो अलग चीज हो जाती है। यूनियन टेरिटरी यानी यूनियन टेरिटरी के लिए पार्लियामेंट अलग से लॉ बनाकर उसका क्या बना सकता है? हाई कोर्ट। तो कोई यूनियन टेरिटरी है जैसे दिल्ली है तो दिल्ली के लिए हाई कोर्ट बना दिया, तो बनाया किसने? लेकिन पार्लियामेंट बाय लॉ यानी राज्यों के लिए और यूनियन टेरिटरी के लिए हाई कोर्ट बनाने की पावर हमारे पार्लियामेंट के पास है। ठीक है। अब आर्टिकल 242 कुर्ग से संबंधित है, इसको हटा दिया गया। कुर्ग आपको पता होगा हमारे देश में 4 थे शुरुआत में, ए बी, अजमेर, बलूचिस्तान, कुर्ग। और तो आर्टिकल 242 कुर्ग का है, अभी ये वर्तमान में नहीं है। कुर्ग पड़ता है कर्नाटक में, तो ये आर्टिकल वर्तमान में नहीं है, आपके काम का भी नहीं है। अब आता है भाग 9 पंचायत और सिंहासन पर बैठे राजा विक्रमादित्य उज्जैन के। इसमें ये फोटो लगाया गया है। पंचायत में विक्रमादित्य उज्जैन के राजा न्याय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? न्याय कर रहे हैं। राजा विक्रमादित्य। विनोद, ओ विनोद यहां ध्यान दे ले। राजा विक्रमादित्य, दिस इज पार्ट 9। ठीक है, पार्ट 9 के बारे में समझते हैं। चलिए पार्ट 9 देखो, पार्ट 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी एग्जामिनेशन। यू नो पार्ट 9 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ या ना? अब पार्ट 9 को पढ़ेंगे आप, वहां रखते जाओ। जब पार्ट 9 को पढ़ेंगे आप तो पार्ट 9 के अंदर मैं आपको बता दूं हम 3 भाग पढ़ेंगे। एक पार्ट 9 पढ़ेंगे, एक पार्ट 9A पढ़ेंगे, एक पार्ट 9B पढ़ेंगे। 9B इसके तीनों सेक्शन पढ़ेंगे, 9, 9A, 9B।
तीनों सेक्शन पढ़ेंगे, भाग 9। तो आर्टिकल कितने पे पहुंच गए हम? 243 पे पहुंच गए होंगे। अरे हाँ या ना? अभी तो सफर बहुत लंबा है, बोलो हाँ या ना? अभी सफर बहुत लंबा है। चलिए अनुच्छेद 243 देखो 243 जो है ये बात करता है परिभाषा। तो डेफिनेशंस इसमें दी गई है। डेफिनेशंस मतलब आपको जैसे परिभाषा है, छोड़ दो, इसको काम की चीज नहीं है। ये ग्राम सभा की परिभाषा बताता है। तो ये ग्राम सभा किसकी बता रहा है? एक बात याद रखेंगे आप सभी विद्यार्थी जो है, ये हम 3 भागों के बारे में पढ़ेंगे। तो भाग जो 9 है, भाग 9 में आर्टिकल 243 से 243 ओ तक पढ़ोगे। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? और इसमें 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, 243 जेड यानी 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, जेड। और ये जो भाग 9 बी है ये बाद में ऐड हुआ 2011 से, इसमें सहकारिता है। और इसमें पढ़ेंगे 243 जेड जी एच के बाद 243 जेड एच से 243 जेड टी तक। कहां तक पढ़ेंगे? जेड टी तक। तो ये 3 भाग है। तो देखो सोचो, अभी तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इसमें तो 243 ही खत्म नहीं होगा। अरे हाँ या ना? तो इसमें सब पढ़ना जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से। सारे आर्टिकल नहीं पढ़ने इसके, कुछ कुछ आर्टिकल पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप देखो इसमें 16 आर्टिकल है। अरे हाँ या ना? इसमें 18 आर्टिकल है। हाँ या ना? 18 के 29 कितने? इसमें 18 आर्टिकल है, याद कर लो। इसमें 29 विषय हैं और इसमें 18 विषय। दिस इज वेरी बेसिक, दिस इज वेरी बेसिक। तो 243 ओ से 243 से ओ, पहले क्या पढ़ेंगे? ओ। क्या पढ़ेंगे? ओ। जैसे कोई गांव का आदमी है तो गांव का आदमी क्या करता है? ए ओ। अरे हाँ या ना? बोलो। या किसी से तुम कहो, जैसे कोई लड़की हो दीवानी सी, अब तुम किसी लड़की से कहो कि ओ जरा सुनती हो क्या, तो लड़की बोलेगी तुमसे। अब देखो लड़की कहेगी ओ, तो ओ तक समझ गए तुम, यानी पंचायत, ग्रामीण आदमी होगा, वो कहेगी गधा है, गांव का है, तो ग्राम पंचायत होगी इसमें। हाँ या ना? यानी पंचायत हो गई, बोलो हाँ या ना? अब लड़की होगी शहरी, कैसी होगी? यानी नगर पालिका वाली, कैसी होगी? जैसे गांव का लड़का बोला ओ सुनती हो क्या, लड़की बोली हाँ जी। क्या बोली? क्या बोली? एक लड़की समझ गई कि लड़का एकदम बेवकूफ है, क्योंकि ओ कर रहा है। क्या कर रहा है? लड़की बोली हाँ जी। तो नगर पालिका कहां खत्म होंगी? जी पे। नगर पंचायत कहां होंगी? जी पे। अब लड़की समझ गई कि ओ कह रहा है, लड़के ने कहा ओ, लड़की ने कहा हाँ जी, लड़की बोली गधे, टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, टाटा। तो 9 भी जो होगा ये सहकारिता का होगा। तो ये यहां समझेंगे ओ तक होगा, और जी वाला जो है शहरी का हो गया, और टी वाले में सहकारिता, टाटा बाय बाय, टाटा। ऐसे करके पूरे आर्टिकल्स आप याद कर सकते हैं, तीनों भाग के अलग 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 अलग। अब जो विद्यार्थी ऑनलाइन और ऑफलाइन बैठे, आज क्लास में जाके मुझे कमेंट चाहिए सभी का, ये क्लास वाकई में कैसी लगी यूट्यूब पे। ठीक है, डन डन। क्योंकि ये जो हमारे एप्लीकेशन वाले हैं वो भी लास्ट में कमेंट चाहिए यूट्यूब पे, मैं पढ़ूंगा क्लास खत्म होने के बाद। क्योंकि अभी तो क्या है कि आप साथ में देख रहे हो, तो एक बार जब अंत में देखा जाएगा तब पता चलेगा। ठीक है, चलो टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय। अब सुनेंगे तो यहां पहले पंचायत के बारे में पढ़ लें। तो ग्राम सभा का आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि ग्राम सभा का आर्टिकल इंपॉर्टेंट है कि ग्राम सभा कब बनती है। ग्राम सभा के गठन का आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर सकते हो। दिस आर्टिकल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाटा बाय बाय। 243 बी, पंचायतों का गठन, ये ग्राम सभा का है और ये पंचायतों का गठन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखो बताऊं क्या याद करना है
ये ग्राम सभा का है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पंचायत का गठन किया जाता है, पंचायतें होती हैं। पंचायतों के 3 प्रकार होते हैं, आपको पता है। हमारे देश से पंचायतों का इतिहास पता है। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतें आप जानते ही हैं। पंचायतों के लिए बलवंत राय मेहता समिति, पंचायत में त्रिस्तरीय की बात करी गई है। तो अब आप पंचायतों में संरचना सी जो है, ये में आप 3 प्रकार की हैं। यहां आप देख सकते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पंचायत में सबसे ऊपर होती है जिला परिषद। क्या होती है? जिला। यहां होती है पंचायत समिति। आप शांत रहें। और यहां होती है ग्राम पंचायत। क्या होती है? ग्राम पंचायत। क्या होती है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट आर्टिकल कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल पंचायत का तो है, तो वो है आर्टिकल 243 डी। पंचायतों में आरक्षण 243 डी में दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहां लिखा है कि आरक्षण जो है 33% होगा। कितना होगा? और बाकी डिपेंड करेगा स्टेट के ऊपर। स्टेट आरक्षण को बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता। स्टेट ने आरक्षण बढ़ाया, फॉर एग्जांपल यू हैव सीन बहुत से ऐसे राज्य यहां पर महिलाओं का आरक्षण कितना है? कितना आरक्षण है? आपसे पूछेगा कि आर्टिकल 243 डी में या पंचायती राज में महिलाओं का आरक्षण कितना है। आपके राज्य में अलग हो सकता है, लेकिन संसद में हमारा कितना है? टोटल कितना है? 33%। 243 डी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखना है। और 243 ई ये भी इंपॉर्टेंट है कि पंचायत जो होती है, पंचायतों की अवधि 5 वर्ष है। किससे? प्रथम बैठक से। किससे? यानी जिस दिन पंचायत की पहली बैठक होगी उसकी अवधि कितनी होगी? 5 साल होगी। ये पंचायतों का वित्त आयोग है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 243 आई। 243 पंचायतों का वित्त आयोग का गठन करता है राज्यपाल। कौन करता है? एक भारत का वित्त आयोग होता है और ये पंचायतों का राज्य का वित्त आयोग है। किसका है? तो राज्य का वित्त आयोग का गठन करता है राज्यपाल। ये पंचायतों को फंड देता है। और ऐसी 243 के ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि राज्य का निर्वाचन आयोग, राज्य के निर्वाचन आयोग का नियुक्ति करता है राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। ये इंपॉर्टेंट थे। बाकी आप मेरे हिसाब से नगर पालिकाएं आ गई, सारी पढ़ दी है क्या? माय गॉड, तो चलिए सारी पार्ट पढ़ ली हमने। चलिए फिर ये नगर पालिका भी पढ़ी लो। ये डेफिनेशन से काम की नहीं है। नगर पालिकाओं के गठन के बारे में, नगर पालिकाओं की संरचना भी 3 तरीका से होते हैं। आप इन्हें ऐसे नहीं बांटोगे, आप इन्हें ऐसे बांट सकते हो। आपको जानते हैं, पहले नगर पंचायत होती है। नगर पंचायत जो है गांव और शहर के बीच की है। इसके बाद आप जानते हैं नगर परिषद यानी काउंसिल। क्या होती है? नगर परिषद, काउंसिल। और फिर होती है नगर निगम। क्या होती है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। यहां मेयर बैठता है या पार्षद बैठता है और यहां नगर पंचायत के मेंबर। हाँ या ना? पंचायत नगर पालिका में आरक्षण का आर्टिकल मोस्ट इंपोर्टेंट है 243 टी। 243 यानी इनमें भी आरक्षण 33% है। और पंचायतों में 243 डी और यहां क्या है? टी। यहां क्या है? टी। 243 टी। यहां 243 टी है और वहां 243 डी है। समझ गए? चलो आगे आओ। जिला योजना समिति। देखो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग पढ़ाई होगी मैंने, इंपॉर्टेंट चीज है। इसको इंपॉर्टेंट है जिला योजना समिति, इंपॉर्टेंट है 243 जेड डी। हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एक कमेटी होती है, बस इतना ही याद रखो, ज्यादा नहीं। महानगर में भी होती है, तो ये बहुत काम की नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो। महानगर में भी महायोजना समिति होती है। सहकारी समितियां 9B। कौन सा पार्ट आ गया? यानी हमने जैसे आपको बताया था कि भाग 9 को बांटेंगे जेड टी से। जेड टी आ गया नहीं आया? टाटा पहले क्या कहती है? ओ। पहले क्या कहता है? वो क्या कहती है? जी। वो क्या कहता है? और वो क्या कहती है? और फिर क्या है? टाटा। याद हो जाएंगे पक्का? अगर याद हो गए ना, अगर तुम्हें यही याद हो गया कि 9 9A 9B, तो याद रखना किसी न किसी एग्जाम में, मेंस प्रीलिम्स में, इससे क्वेश्चन तुमसे 1 साल के अंदर कई बार टकराएगा, कई बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट। 97 में संविधान संशोधन 2011 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां लिखवाई है, सहकारी समितियां लिखवाई।
सहकारी स्किप कैसे कर सकते हैं? चलो आप इसमें कुछ नहीं लिखना है, बस यही लिखना है कि सहकारी समितियां अनुच्छेद 243 जेट 2 टी तक होती है। सहकार लिखी है तुमने? नहीं, हम 97वां संविधान संशोधन 2011 एक जगह कहीं और पढ़ाए, उसमें ये सहकारी समिति की बात करी है। तो सहकारी समितियां समझ गए, इसमें कुछ आपको पढ़ना नहीं है, ये कोई काम का नहीं है, बस इतना याद रखना है इसके आर्टिकल। अब आता है पार्ट 10। क्या आता है? पार्ट भाग 10। लो, उसमें कुछ था भी नहीं, बस उतनी चीज लिखनी थी, बस उतना ही है, एक ही स्लाइड में है वो। सही लिखवाएं, बहुत सही, इतना ही लिखना था। हेडिंग यही लिखा है ना, इतना ही याद करना है कि कब जोड़ा गया था और इसमें कितने आर्टिकल हैं, बस इसके अंदर और कुछ है ही नहीं। भाग कौन सा आ गया? 10। कौन सा भाग आ गया? 10। हमने तभी काम न्याय बहुत करते हैं, अन्याय नहीं हो सकता। भाग कौन सा है? पार्ट कौन सा है? 10। बहुत स्पीड से आगे बढ़ते हुए हमारी पारी अभी 244 पे लटके हुए हम, और हमारी टीम को स्कोर बनाना है 300। तो बल्लेबाज अब तेजी से बल्लेबाजी करे है कि मैच आज ड्रॉ कर दिया जाए। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, यानी देखो जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, यहां पर एक फोटो बना है, आप देख सकते हैं। जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, शेड्यूल्ड एरिया कौन से एरिया? जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरिया, उनके बारे में ये भाग बात करेगा। तो समझना क्या बात करता है। तो इसके अंदर कुछ है नहीं खास, इसके अंदर 244 ए है, कुछ है नहीं, बस इतनी सी बात है कि इनके बारे में बात करता है, शेड्यूल्ड और शेड्यूल्ड एरियाज। अब बात करते हैं भाग 11। भाग ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपका कैसा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी है, 245 से 263 ना, है ना? चलो लिख लेते हैं, यहां 63 लिख लो। तो ये संघ और राज्य के बीच में संबंध है। एक शेर बना है यहां पे और यहां कुछ बना हुआ है, तो संघ को बड़ा दिखा है शेर की तरह और राज्य को दिखा है घोड़ा है। अच्छा घोड़ा है, आई एम सॉरी, तो घोड़ा को बड़ा दिखा है। और उसके नीचे आप देख सकते हैं तो यूनियन संघ और उसके राज्य के भी संबंध, इसे आप कहते हैं सेंटर स्टेट रिलेशन। क्या कहते हैं? सेंटर स्टेट रिलेशंस। हमारे केंद्र और राज्य के संबंध कैसे चलते हैं? सेंटर स्टेट रिलेशंस आप जनरली पढ़ते हो, सेंटर रिलेशंस हम इसे ब्रॉड में पढ़ते हैं, लेकिन यहां आपको बेसिक बात है जाननी है। केंद्र राज्य के विधायी संबंध पहले क्या पढ़ेंगे, यानी सेंट्रल स्टेट के बीच में विधायिका के संबंध है कि लॉ कौन बनाएगा, लेजिस्लेटिव रिलेशंस बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। केंद्र राज्य के मध्य विधायी संबंध किस प्रकार से हैं? तो देखोगे यहां लिखा है 245 में कि संसद और विधानमंडल विधियों का विस्तार, कि संसद जो है किसके लिए लॉ बनाएगा और विधानमंडल किसके लिए लॉ बनाएगा। तो संसद पूरे देश के लिए लॉ बनाएगा और विधानमंडल स्टेट लेजिस्लेचर सिर्फ राज्य के लिए लॉ बनाएगा। जो राज्य का विधानमंडल है वो सिर्फ राज्य के लिए लॉ बनाएगा और जो पार्लियामेंट है वो पूरे कंट्री के लिए लॉ बनाएगा। बोलो हाँ या ना, क्लियर है पॉइंट? ठीक है। 240 कहता है विधियों की विषय वस्तु, जैसे आप सब्जेक्ट लिस्ट यानी किसके पास कौन सी विषय हैं, आप जो देखते हो ना केंद्र सूची, आपने देखा सेंट्रल लिस्ट, इस पे सेंटर बनाएगा, राज्य सूची इस पे राज्य बनाएगा, ठीक है, और संवर्ती सूची इस पे दोनों बनाएंगे। तो ये जो लिस्ट आप देखते हो ना 240 में, सेंटर कितने विषय पर लॉ बनाता है अभी? 100, और राज्य 61 और संवर्ती सूची कितना? तो किस पे कौन लॉ बनाएगा, इसको इसमें डिवीजन किया गया है कि सेंटर किस पे लॉ बनाएगा, स्टेट किस पे लॉ बनाएगा और राज्य किस पे लॉ बनाएगा। लॉ बनाने की पहले बता दिया है किसको कहां लॉ बनानी है और फिर लॉ को डिफाइन किया है कौन किस में लॉ बनाएगा। आर्टिकल 240 ए में ये जीएसटी के संबंध में, किसके संबंध में? देखो कुछ लोग कह देते हैं कि जीएसटी जो है कंकरेंट लिस्ट में, ऐसा नहीं है। जीएसटी संवर्ती सूची का सब्जेक्ट नहीं है, जीएसटी के अलग से एक आर्टिकल है 240 ए। तो
तो जीएसटी का अलग एक आर्टिकल ऐड हुआ है, ये आपको याद रखना होगा, ये जीएसटी हो गया आपका। अतिरिक्त न्यायालय स्थापना संसद, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडिशनल कोर्ट्स पार्लियामेंट, ये क्या है? 246, 247, ये अवशिष्ट शक्तियों 248 में दे रखी हैं, रेजिडुअरी पावर्स 247, 247 आर्टिकल, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडिशनल कोर्ट ऑफ कोर्ट्स पार्लियामेंट, ये यहां कहां से फिक्स हो गया? 247 हम क्या पढ़ रहे हैं? एडिशनल कोर्ट नहीं, ये गलत लिखा है, यानी उसके बारे में कि कोई ऐसी चीज बनेगी जो पार्लियामेंट बनाएगा। एडिशनल लॉज ये अलग है, इसको छोड़ दो आप वैसे भी, ठीक है। चलो, एडिशनल लॉज अतिरिक्त कानून, आर्टिकल 248 बताता है रेजिडुअरी पावर्स, ये अतिरिक्त कानून का है। अवशिष्ट शक्तियां, कि हमारे कंट्री में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित होंगी? केंद्र में, राज्य में या संघ में? किसमें होंगी? हमारे कंट्री में अवशिष्ट शक्तियां यूनियन में निहित होंगी। कहां होंगी? यूनियन में होंगी। अवशिष्ट शक्तियां किसमें होंगी? यूनियन में हमारे कंट्री में लिस्टेड होंगी, आप समझ सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद 249 ये कहता है कि अगर राज्य सूची का कोई विषय है और वो नेशनल इंपोर्टेंस का है, अगर कोई राज्य सूची का विषय है, कोई सब्जेक्ट ऑफ नेशनल लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, और अगर वो नेशनल इंपोर्टेंस का है, तो राज्यसभा के पास पावर है कि राज्यसभा आर्टिकल 249 में उसके ऊपर लॉ मतलब बना सकती है, अगर राष्ट्र हित का विषय है तो। अरे हाँ या ना? राज्यसभा को ये पावर दी गई है। अरे हाँ या ना? अनुच्छेद 250 आपात संसद, आपात में राज्य सूची संसद शक्ति, यानी आपात जब लगता है तो उसमें आपको पता होगा कि राज्य सूची के में स्टेट लिस्ट के ऊपर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास आ जाती है। राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की पावर हमारे संसद में निहित हो जाती है। ये बात आपकी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? आ रही नहीं आ रही है? अच्छा, समझ आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है। आर्टिकल 251, 249, 250 में संसद विधानमंडल में विधि असंगत, ये बोलता है कि अगर देखो, आर्टिकल 251 ये कहता है कि अगर कोई लॉ बना, ठीक है, 249 में, 250 में, यानी अगर कोई ऐसा लॉ बना, स्टेट ने बनाया या सेंटर ने बनाया, अगर उन दोनों लॉज में वो हो गया, टकराव हो गया, तो सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा, स्टेट का लॉ क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो अगर सेंटर स्टेट का अगर लॉ में आपस में कभी लड़ाई हो रही है, तो स्टेट का लॉ खत्म, सेंटर का लॉ रहेगा, केंद्र का लॉ रहेगा, राज्य का लॉ क्या होगा? खत्म हो जाएगा। अगला आर्टिकल, 2 या 2 से अधिक राज्यों की सहमति से एक्ट ऑफ पार्लियामेंट विद द कंसेंट ऑफ 2 और 2 मोर स्टेट्स, अगर 2 राज्य संसद के पास जा रहे हैं और संसद से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारे लिए कानून का निर्माण कर दो, तो संसद राज्य सूची के विषय पे कानून का निर्माण कर सकती है। स्टेट लिस्ट के ऊपर पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट के पास पूरी अथॉरिटी है कि पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, अगर मोर देन 2 स्टेट उससे क्या कर रहे हैं? उसको बोल रहे हैं। जब आप मेंस वगैरह में लिखते हो, मेंस वगैरह में, तो जो सेंटर स्टेट रिलेशन इज ए वेरी बिग टॉपिक। अगर सेंटर स्टेट रिलेशन को पढ़ोगे, मैं तो आज आपको आर्टिकल्स पढ़ा रहा हूं, सेंटर स्टेट रिलेशन इज ए वेरी ब्रॉड टॉपिक, बहुत बड़ा टॉपिक है। और इसमें क्या होता है, आपको ये जो आर्टिकल है, अब ये आर्टिकल और ये आर्टिकल, ये क्या बता रहा है कि इंडिया का नेचर पूर्ण संघीय नहीं है, इंडिया इज ए अर्ध संघीय, तो इंडिया इज ए क्वासी फेडरल इन नेचर। पता चल रहा है नहीं चल रहा है भाई? इन आर्टिकल से पता चल रहा है कि भारत पूर्ण संघ नहीं है, भारत अर्ध संघीय है, क्योंकि भारत में राज्यों के पास से ज्यादा पावर केंद्र के पास है, सेंटर के पास है। तो आप लिख सकते हैं 251, 252, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा अभी आर्टिकल 250, आर्टिकल 249, आपने देखा आर्टिकल 248, ये देखो आप सारे आर्टिकल्स में जो पावर है वो पूरी की पूरी यूनियन के पास है, स्टेट के पास कम पावर है। तो यही एप्लीकेशन ऑफ दी सब्जेक्ट लॉन्च इन द मेंस, यही मेंस में आता है। इधर इज आस्किंग यू कि केंद्र राज्य के संबंधों का वर्णन कीजिए, प्लीज एक्सप्लेन द सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, ठीक है, तब आप ये बताओगे, विधायी संबंध आप बताओगे। यह प्रश्न बन सकता है कि भारत में केंद्र राज्य संबंधों का वर्णन कीजिए, परंतु भारत में केंद्र राज्य संबंधों में संबंधों का झुकाव केंद्र की तरफ अधिक और राज्यों की तरफ कम है। यह प्रश्न बन सकता है। एक क्वेश्चन बन सकता है, भारत की अर्धसंघीय प्रवृत्ति के बारे में आप टिप्पणी कीजिए, एक क्वेश्चन यह बन सकता है। तो इंडिया क्वासी फेडरल होगा, फिर वहां पर आप ये एक पॉइंट बन जाएगा, और वहां अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर हो गया, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं।
तो आर्टिकल्स आपको पता क्यों होने चाहिए? देखो दो तरीके होते पढ़ने के। जब आप केंद्र संबंध पढ़ रहे होंगे तब क्या है, तब आपको इन आर्टिकल को जोड़ जोड़ के छांट छांट के जगह लिखवाया जाएगा। और आर्टिकल पढ़ रहे हो, आप एक तरफ से पढ़ रहे हो, तो आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेंस एंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और इसमें कॉन्सेप्ट होता है भाई, इन्हीं के आधार पर तो आप कहते हो भारत अर्धसंघीय है। आप कैसे कह सकते हो भारत अर्धसंघीय है? और पॉलिटी में ऐसे नहीं होता कि आपने कह दिया तो भारत अर्धसंघीय है, मुझे लगता है कि भारत अर्धसंघीय है, ऐसे नहीं ना। यू हैव टू मेंशन बाय विच फीचर यू फील कि इंडिया इज ए क्वासी फेडरल इन नेचर, तो यू कैन मेंशन अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। करी किसने? राष्ट्रपति ने करी। यहां देख रहे हो डिवीजन ऑफ पावर, सेंटर के पास ज्यादा, राज्यों के पास कम है, तो क्या है? इंडिया क्वासी फेडरल है। जबकि फेडरल स्ट्रक्चर का नेचर क्या है? डिवीजन ऑफ पावर इक्वल होना चाहिए, यहां पर क्या है? इक्वल नहीं है। तो दिस कॉन्सेप्ट अप्लाई इन द मेंस। तो अब पीटी मेंस में देयर इज नो बिग डिफरेंस, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अंतर यह है पीटी में कंपोनेंट पता हो, पॉलिटी में कंपोनेंट कंपोनेंट कंपोनेंट, मेंस में आप जोड़ के पढ़ते हो इंटरलिंकिंग ऑफ पॉलिटी। और आपने तो पीटी में भी जोड़ के पढ़ी है। और आपकी क्लास में से मुझे 2-3 बच्चों के मैसेज आए, ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ते हैं पता नहीं, पर भगवान की दुआ है, उन्होंने मुझसे कहा कि सर हमारा इंटरव्यू कॉल आ गया है। 3 बच्चों के इंटरव्यू कॉल आए, ठीक है। तो और उसी मतलब पीटी के बेस से उन्होंने मेंस लिख दिया, मतलब उनका मेंस नहीं हुआ तो उन्होंने मेंस पीटी से लिख दिया। तो इट इज वेरी गुड, क्योंकि आपने जो पढ़ा है ना, आप मेंस पे लिख सकते हो। अब पर मेंस तो अल्ट्रा मैक्स होता है। अभी तो आपने देखी थी मेंटोस जिंदगी, अब अल्ट्रा मैक्स देखोगे, आगे बढ़ो। चलो आओ यहां समझो, अंतरराष्ट्रीय करार के लिए विधि। देखो पार्लियामेंट के पास पावर है कि पार्लियामेंट जो है, अब मुझे व्यक्तिगत तौर पे यह लगता है कि जिस बच्चे को मेंस देना है उसे ये सब पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं जब लिखाऊंगा कि भाई केंद्र राज्य संबंध है, अब वो कह रहा है सर 249 क्या होता है, सर अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है, सर, तो ऐसे ऐसे लोग कैसे करेंगे? आप मेरी बात समझ रहे हो? इट मस्ट नॉट बी, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय करार के लिए विधि, इंटरनेशनल जो लॉ बनते हैं, जो ट्रीटीज बनती हैं, उनके लिए लॉ पार्लियामेंट बनाता है, स्टेट नहीं बनाती कभी। तो ये पार्लियामेंट के पास पावर है। अब इंडिया बांग्लादेश की ट्रीटी होगी तो ममता बनर्जी थोड़ा ना साइन करेंगी, इट शुड बी साइन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। चलिए, संसद विधायिका अधिनियम असंगत। अब वही बात है कि पार्लियामेंट के बीच में कोई इनकंसिस्टेंसी होगी लॉज के बीच में, तो यहां पर भी सीधी बात है पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा, बाकी स्टेट का हट जाएगा। सिफारिशों की पूर्व मंजूरों के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना, ठीक है, छोड़ो इसको, आपके काम का नहीं है, कोई फालतू चीज है। प्रशासनिक संबंध, अब क्या पढ़ेंगे? प्रशासनिक संबंध क्या पढ़ेंगे? सेंट्रल स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। कैसे संबंध? प्रशासनिक संबंध। तो राज्यों और संघ की बाध्यता, आर्टिकल 256। अब मैं इसको छोड़ इसलिए रहा हूं, मैं इस पर भी डिस्कस कर सकता हूं, ये क्या है, कौन से कमीशंस के बारे में क्या कह रहा है, पर आपके काम का नहीं है, अभी इतना समय भी नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। चलो, आर्टिकल 256, राज्यों की संघ की बाध्यता, की टू स्टेट एंड यूनियन ऑब्लिगेशंस। ये कह रहा है प्रशासनिक संबंधों में राज्य और संघ की बाध्यताओं के बारे में, कि राज्य क्या करेगा और संघ क्या करेगा, अलग अलग डिवीजन, अलग अलग काम क्या क्या करेंगे। कुछ दशाओं में संघ का राज्यों पर नियंत्रण, कि यूनियन का संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण होता है, एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन में, संघ का राज्यों के ऊपर, ठीक है। और ये कुछ दिशाओं में राज्यों की शक्ति प्रदान करने की संघ की शक्ति, कुछ दिशाओं में राज्यों को संघ शक्ति दे सकता है कि आप ये नियम अपने आप बना लो। तो बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, इसको भी आप जो है खास याद करने की आवश्यकता नहीं है। संघ को कृत्य सौंपने की राज्य की शक्ति, ठीक है, राज्य कोई चीज संघ को सौंप सकता है कि आप इसके बारे में लॉ बनाओ, ठीक है। तो भारत के बाहर संघ की अधिकारिता, भारत जो है भारत से बाहर के लिए भी कानून बना सकता है, भारतीयों के लिए जो भारत से बाहर रह रहे हैं, इसे कहते हैं जुडिक्शन ऑफ यूनियन आउटसाइड इंडिया, कि भारत से बाहर के लिए भी भारत जो है वो कानून बना सकता है, उसकी अधिकारिता को एक्सटेंड कर सकता है। ये पॉइंट हो गया। संघ और राज्य के सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता। इसका मतलब क्या है कि संघ और राज्य के सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही को मान्यता। संघ, देखो संघ और राज्य के जो कार्य होते हैं ना, इनको मान्यता दी जाती है।
इसके बारे में कि संघ ने कोई कार्य किया, राज्य ने कोई कार्य किया, उनको मान्यता देने के बारे में कि संघ के कार्य वैलिड हैं और राज्य के कार्य भी वैलिड होते हैं सारे के द्वारा जो किए जाते हैं अधिकार क्षेत्र में, उसके बारे में बातचीत करता है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि बहुत काम के लिए आपका नहीं है। ये आपके काम का है अंतरराज्यीय जल विवाद, यानी आप कह सकते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। क्या है? इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट इसीलिए काम का है कि अंतरराज्यीय आप कह सकते हैं जल विवाद। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट होता है दो राज्यों के बीच में, तो आप कह सकते हैं इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है ये आपके काम का है जल विवाद। अंतरराज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल 263 बहुत काम की चीज है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। इंटर स्टेट काउंसिल आपने लिखी है नहीं लिखी है? इसका गठन कौन करता है? प्रेसिडेंट। कौन करता है? राष्ट्रपति इंटर स्टेट काउंसिल का गठन करता है दो राज्यों के मध्य के लिए, या सभी इंटर स्टेट काउंसिल कहते हैं इसको। अब आता है वित्त संबंधी संविदा और वाद, यानी फाइनेंस के रिलेटेड कोई वाद होगा तो किसके रिलेटेड? फाइनेंस के रिलेटेड, कोई फाइनेंस के रिलेटेड मैटर होंगे। इसमें बहुत ज्यादा आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, इसका अलग भाग है, ये भाग 12 में है। तो केंद्र राज्य के संबंध दो भाग में कवर होते हैं, प्रशासनिक और विधायी संबंध भाग 11 में, और इसके अलावा वित्तीय संबंध भाग 12 में। भाग 12 में बात समझ आई या नहीं आई? भाग 12 264 से आर्टिकल 300A, और 300A क्या है? संपत्ति का अधिकार। अब आप ये देखेंगे तो संपत्ति का अधिकार भाग 12 का पार्ट है, वो एक लीगल राइट है। निर्वाचन वित्त आयोग आर्टिकल 264 आप कह सकते हो, यहां गलत हो गया है, इसे छोड़ दो। निर्वाचन, इसमें कुछ चीजें बता रही हैं, डेफिनेशंस है, आपके काम की नहीं है डेफिनेशंस, तो ये भी ये आपके काम का। भारत की संचित निधि, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। भारत की संचित निधि का आर्टिकल है 200। अब संचित निधि में दो आर्टिकल है, एक आर्टिकल 266 भारत की संचित निधि CFI, एक है भारत की संचित निधि के अलावा लोक लेखा निधि। क्या है? लोक लेखा। लोक लेखा, तो लोक लेखा निधि होती है पब्लिक अकाउंट फंड। क्या होता है? पब्लिक अकाउंट फंड, यानी एक पब्लिक अकाउंट फंड और एक होता है भारत की संचित निधि। अरे हाँ या ना? तो लोक लेखा निधि भी आपने पढ़ रखी है, अरे हाँ या ना? अब एक आती है आकस्मिक निधि। क्या आती है? इसे कहते हैं कंटिंजेंसी फंड। क्या कहते हैं? तो CFI में भारत सरकार का पैसा जमा होता है, आर्टिकल सही है लोक लेखा निधि का। CFI में भारत सरकार का पैसा जमा होता है, भारत सरकार का पैसा जितना भी आया है। लोक लेखा निधि में आपका पैसा जमा होता है, यानी आपका बैंक अकाउंट में, आपका पोस्ट ऑफिस में पैसा है, पोस्ट ऑफिस में आपका पोस्ट ऑफिस में जमा है, आपने कोई PF ले रखा है, आपका पैसा, तो उसे लोक लेखा निधि कहते हैं। और आकस्मिक निधि कंटिंजेंसी फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो कंटिंजेंसी फंड होता है कोई इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए हमने एक प्रोविजन किया है जिसको हम बोलते हैं कंटिंजेंसी फंड, इट इज कॉल्ड इमरजेंसी फंड। भारत में कितना है वर्तमान में? अब वर्तमान में 500 करोड़ नहीं है, बढ़ गए। वर्तमान में 30,000 करोड़। अब वर्तमान में कितना है? 30,000 करोड़ कर दिया है बढ़ा के, 500 करोड़ से 30,000 करोड़। ये हमारा कंटिंजेंसी फंड है, आकस्मिक निधि। इससे पैसा निकालते हो CFI से तो पहले अनुमति चाहिए, ठीक है, संसद का अनुमोदन चाहिए। लोक लेखा निधि से कभी भी निकाल सकते हो, इससे राष्ट्रपति के उस पर निकाल लोगे और बाद में अनुमति चाहिए होती है, तो दिस इज कॉल्ड कंटिंजेंसी फंड, ठीक है, कंटिंजेंसी। अब संघ राज्य राजस्व वितरण के संघ और राज्य के मध्य में सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसा है वो कैसे कैसे बढ़ता है, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में पैसा कैसे कैसे बढ़ता है, कहां का पैसा कहां आता है और कहां का पैसा कहां जाता है, कौन पैसे को उगाता है और कौन पैसे को बांटता है। तो यह बताया कि ऐसे टैक्स जिन्हें कलेक्ट करता है राज्य और राज्य जो है यूनियन लगाता है, यानी राज्य कलेक्ट करता है और संघ लगाता है। बहुत ज्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है इसमें, राज्य कलेक्ट करता है और संघ आपका लगाता है, बहुत सिंपल। इन्हें क्या करता है? ये टैक्सेस कलेक्टेड बाय द स्टेट एंड टैक्सेस टू बी असाइन टू द स्टेट। राज्य जो है कलेक्ट करता है और राज्य को दे दिए जाते हैं, बड़ी सिंपल बात है। इंटर स्टेट GST काउंसिल, मैं कह सकता हूं कि आप इसे छोड़ सकते हो, इस भाग में ऐसा कुछ ज्यादा खास आपके लिए नहीं है, आप इस पे समय अपना वेस्ट
ना करें। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 280 वित्त आयोग, क्या लिखा है? वित्त आयोग, क्योंकि डिवीजन ऑफ जो टैक्सेस है ना, इसमें बहुत सारे चेंजेस हो गए। पहले टैक्सेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट थे, अब देखो जीएसटी काउंसिल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि भारत में जीएसटी काउंसिल कौन से आर्टिकल में, तो ठीक है, पहले क्या था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस थे तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन था। अब क्या हमने जीएसटी लगा दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस लगा दिया, तो जीएसटी के बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का डिवीजन जो है थोड़ा चेंज हो गया है। तो आपको बहुत ज्यादा उसको जानने की आवश्यकता नहीं है। आपको यह जानना है 279A के भारत में जीएसटी काउंसिल है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान देंगे। इसके बाद आर्टिकल 280 फाइनेंस कमीशन, तो मुझे लगता है हम 395 आर्टिकल नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं 448 आर्टिकल। हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आर्टिकल 395 है, लेकिन जो आप ये पढ़ रहे हो ना, ये आर्टिकल कि ये जुड़ गया 297A जुड़ गया, तो ऐसे करके आर्टिकल्स की संख्या लगभग 450 हो जाती है। कितनी हो जाती है? तो आप कितने पढ़ रहे हो? तो इसका मतलब है कि एक दो को छोड़ छाड़ के 395 से तो ऊपर ही ले जाएंगे हम। हाँ या ना, ठीक है। तो 280 वित्त आयोग क्या दिया है? वित्त आयोग का गठन कौन करता है? कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। बहुत सारे बच्चे मुझे पूछते हैं आर्टिकल्स की संख्या, देखो आर्टिकल तो 395 ही है, आज भी आप देखेंगे तो 396 नंबर का कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है, लेकिन सब क्लॉजेस जोड़ जोड़ के उनकी संख्या जो है वो आप देखेंगे लगभग 448 हो जाती है, लेकिन आर्टिकल 395 ही है अभी भी। कितने? 300, ठीक है। ओ माय गॉड, देखो तो ये राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है, 5 साल के बाद बनता है फाइनेंस कमीशन। ये संघ का फाइनेंस कमीशन है। और राज्यों का कौन से आर्टिकल में? 243 आई, 243। और एक बात और, जो नगर पालिका थी उसका 243 बाई, आई बाई, आई ये नगर पालिका का था, आई बाई। तो जो अर्बन बॉडीज है उनका वित्त आयोग 243, और जो ग्रामीण है उनका आई, और लेकिन इनका निर्वाचन आयोग एक 243 के, 43 के। और अगर इसका संघ का वित्त आयोग 280, 200, तो कितने हो गए वित्त आयोग? कितने हो गए? एक संघ का और एक राज्य का, लेकिन राज्य के 2 अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, ओके। वित्त आयोग की सिफारिश है। अब जो वित्त आयोग रिकमेंडेशन करता है, अपनी सिफारिशें करता है, वो सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होती हैं। द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशंस आर नॉट कंपेल्ड इन नेचर, आर नॉट बाउंड्री इन द नेचर। द रिकमेंडेशंस ऑफ द फाइनेंस कमीशन आर ओनली जो होती हैं वो कैसी होती है? एडवाइजरी नेचर होती है। सिफारिशें सरकार माने या ना माने, ठीक है, आपको पता है, पर ज्यादातर मानती है सरकार फाइनेंस कमीशन की बातों को। रंग और राज्य अपने राजस्व व्यय के अनुदान आदि, ये आप छोड़ सकते हो, आपके काम का नहीं है। संचय निधि में, लोक लेखा में जमा धनराशि, अवृक्षि, ये सब बीएम विधि सब छोड़ो, ये सब आपके काम का नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के माल विक्रय, विद्युत करों पे छूट, ये सब फाइनेंस के पोए, ये सब छोड़ो। उधार लेना, भारत सरकार उधार लेती तो कौन से आर्टिकल में? और राज्य सरकार लेती है तो 200। भारत सरकार ने उधार लिया तो 292, और राज्य सरकार ने लिया तो 200। राज्य सरकार उधार लेती है 293। तो मुझे लगता है अब अनुच्छेद 249 से 300 अस्तियों अधिकारों, देखो आपके काम करे को, आप इतने इन चीजों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आपको ये सब नहीं समझना है। बस आपको समझना है अनुच्छेद 300 ए। क्या समझना है? ए। ये सब बीच वाला आपके काम का मटेरियल नहीं है, इंपॉर्टेंट देखेंगे। आर्टिकल 300 ए जो है, देखो ये सब है क्या, मैं बता देता हूं आपको। कार्यवाही भारत सरकार, संघ सरकार, नाम, ये सब आपका नहीं है। कंट्रोवर्सीज जब होती हैं फाइनेंस को लेकर, उसके बारे में आपके सेक्शन नहीं है। अगर 44वां संविधान संशोधन कहता है कि अगर 300 ए के द्वारा इसे ऐड किया गया, और ये एक विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है, ठीक है।
ये विधिक अधिकार में अंतर क्या है? देखो, मौलिक अधिकार था तो सिर्फ नागरिकों को प्राप्त था, और अब ये सभी को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? और फंडामेंटल राइट था तो आप इसके लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते थे, हाई कोर्ट जा सकते थे 226 और 32 में। अब आप सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं जा सकते। अब बहुत सिंपल बात है। भाग 13, अगला क्या आता है? भाग 13, भाग 13, भाग 13, पार्ट 13, भाग 13। भारत राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य और समागम। व्यापार वाणिज्य देखो यहां दिखाया गया है कि व्यापार कैसे होता है। भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर व्यापार कैसे होगा? व्यापार कैसे होगा यानी भारत के जो राज्य क्षेत्र हैं उनके अंदर कैसे व्यापार चलेगा, उनके अंदर समागम, व्यापार कैसे कैसे होगा। तो अगर इसके बारे में बात करें, देखो इसके अंदर कह रहा है कि आपको आर्टिकल 301 में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स कि भारत के अंदर आपको व्यापार करने की स्वतंत्रता है, समागम बनाने की स्वतंत्रता है। आप एक एसोसिएशन बना सकते हैं, उसके माध्यम से आप व्यापार कर सकते हैं, आपको पूरी फ्रीडम है, पूरे भारत के अंदर व्यापार करने की आपको आजादी है। अनुच्छेद 300 देखो ये व्यापार करने की बोल रहा है, घूमने की नहीं बोल रहा। वो अनुच्छेद 1(1)(d) बोलता है, ठीक है, 19(1)(d) बोलता है। और आर्टिकल 21 भारत से बाहर जाने की बात करता है। 19(1)(d) भारत के अंदर, ये व्यापार की बात। इसके बारे में निबंधन जो बनाएगा कि आप व्यापार कहां कर सकते हो, कहां नहीं कर सकते, इसके बारे में निबंधन करने की जो पावर है यानी रिस्ट्रिक्शंस मेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इसके बारे में जो कानून बनाएगा वो हमारा संसद बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा। इसके बारे में जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो बनाने की जो पावर है वो हमारे पार्लियामेंट के पास है। किसके पास है? पार्लियामेंट। संघ और राज्य की विधायी शक्ति पर निर्बंधन। देखो संघ और राज्य की जो विधायी शक्ति है उस पर निर्बंधन अगर लगाना है तो पार्लियामेंट करेगा, उसमें राज्यों के पास पावर, राज्यों को वरीयता नहीं होती है। तो ये भी आपके काम की कोई चीज खास नहीं है। और मुझे लगता है कि अब इसके बाद हमें जो है, ठीक है, 306, 301 ये भी आपके काम का नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हो। संघ राज्य के अधीन सेवाएं, संघ राज्य के अधीन, ये अब पार्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जो नौकरियां करते हो नौकरियां कैसे करी जाती हैं। संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं क्या है। अच्छा, सारा कराना जरूरी नहीं है ना, है ना, क्योंकि देखो वैसे भी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स को समझना, अगली बार जब हम कभी करेंगे संविधान दिवस पे, अगली बार जब संविधान दिवस की मैराथन होगी तो उसमें हम फिर 12 घंटे का समय लेके ऑनलाइन करेंगे और पूरा करेंगे उसे। कैसा करेंगे? पूरा। ठीक है। संघ और राज्य की अधीन सेवाएं, संघ और राज्य के अधीन सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट। और देखो ये महाराजा अकबर बैठा है, कौन बैठा है? अकबर का दरबार है, अकबर का दरबार, अकबर और अकबर का दरबार है। और उसके बीच में सेवाएं यानी सेवाओं के बारे में दिखाया गया है। अब सेवाओं के बारे में आप देखेंगे तो इसमें सेवाओं को बताया गया है। जो आप नौकरियां करते हो ना उसके बारे में इसमें प्रोविजन है। आपको ये लगता है ना कि सरकारी नौकरी आपकी अगर लग गई है, सर्विसेज, आपकी सरकारी नौकरी लग गई है तो आपकी नौकरी 60 साल के लिए पक्की हो गई। आपको ऐसा लगता है ना? आज आपको पता चलेगा कि आपकी नौकरी पक्की नहीं होती। बताऊंगा कैसे, समझना। यहां निर्वाचन में जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है तो अब तो जम्मू कश्मीर है, तो ये खत्म हो गया, हाँ या ना? है। संघ और राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और शर्तें, यानी हमारे देश में संघ और राज्य की जो सेवा होंगी उसकी क्या शर्तें होंगी भर्ती करने की लोगों को, और उसकी क्या प्रोविजंस होंगे। यानी यूनियन जो भर्ती करेगा वो कैसे करेगा और स्टेट जो भर्ती करेगा वो कैसे करेगा, उसके बारे में प्रोविजन किया गया है। संघ और राज्य सेवा की पदावधि, 10 ईयर ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ सर्विसेज, कि आप संघ में सेवा करेंगे, राज्य में सेवा करेंगे, आपकी पदावधि। तो सुन लो, जो संघ की सेवा होती है ना वो कब तक के लिए होती है? राष्ट्रपति की इच्छा तक। और राज्य में जो आप एग्जाम पास करोगे पीसीएस का, यूपी पीसीएस, बीपीएससी, वो राज्यपाल की प्रसाद पर्यंत तक है। कब तक है? यानी राज्यपाल जब चाहेगा, और सेंटर में राष्ट्रपति, और राज्यों में राज्यपाल जब चाहेगा, आपकी नौकरी से आपको टाटा बाय बाय। तो नौकरी ये पट्टा नहीं है कि परमानेंट 60 साल के लिए आपने पहन लिया, हाँ या ना? समझ में आई कोई बात है? नहीं आई? तो नौकरी ये नहीं सोचनी कि अब मुझे कोई हटा नहीं सकता, हाँ या ना?
हटा सकता है नौकरी में, लेकिन नौकरी के प्रोविजन समझो। अब नौकरी का प्रोविजन क्या है? देखो प्रोविजन ये है, यहां लिखा होगा अभी कि जो आदमी हटाएगा आपको, संघीय राज्य के सिविल सेवकों को हटाए जाने के लिए पदाधिकारी अधिनियम द्वारा नहीं। इसका मतलब है कि जिस आदमी ने आपका अपॉइंटमेंट किया है, जिस आदमी ने आपकी नियुक्ति की है, उस आदमी से ऊपर वाला ही आदमी आपको हटा सकता है, उससे नीचे वाला नहीं, उससे नीचे वाला नहीं। यानी आपका जो अपॉइंटमेंट किया गया है उस अथॉरिटी द्वारा, वो अपॉइंटमेंट आपका इस ऊपर की अथॉरिटी ने किया है, तो नीचे का कोई नहीं हटा पाएगा आपको, उससे ऊपर वाला ही आपको हटाएगा, नीचे वाला आपको नहीं हटा सकता। ये आपको एक अच्छा चीज यहां दी गई है कि सब इंस्पेक्टर को ऊपर का डीएसपी हटा सकता है। अब तुम कहो कि डीएसपी ने नियुक्त किया और उसको एसआई को कांस्टेबल हटा देगा तो ऐसे हो जाएगा। आईपीएस ने आपको अपॉइंट किया या कोई भी अपॉइंट किया किसी ने भी, तो आपको उसको नीचे का अधिकारी आपको नहीं हटा सकता। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विसेज, आर्टिकल 312 ये बताता है कि अखिल भारतीय सेवा क्रिएट की जा सकती है, ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट की जा सकती है। ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विसेज, अखिल भारतीय सेवाएं वर्तमान में कितनी है? 3। आईएएस है, आईपीएस है और क्या है? आईएफओएस। अरे हाँ या ना, बताओ। तो ये हमारे पास 3 अभी वर्तमान ऑल इंडिया सर्विसेज है। अखिल भारतीय सेवाएं, हमारी राज्यसभा जो है ये ऑल इंडिया सर्विसेज को क्रिएट कर सकती है, ये हमारे पास पावर है। ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी क्रिएटेड। आर्टिकल 300